सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। जी ओके, मस्त आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। चलो सर, सारे फिज़िक्स 75 सवाल में हो जाएंगे क्या? पहले 75 करिए, है ना? और फिर ना हो तो फिर बताना और करवा देंगे, क्या दिक्कत है। तुम भी यहीं, हम भी यहीं, है कि नहीं? चलो 75 क्वेश्चन से फिजिक्स खत्म। वाह सर, फिर तो सब पागल हैं जो इतना पढ़ रहे हैं। पागल सब नहीं, पागल सिर्फ तुम हो, है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक है? तो रेजिस्टिविटी होती क्या चीज़ है, पहले तो ये समझते हैं। ऑप्शंस आप देख सकते हो, सिल्वर, नाइक्रोम, आयरन और क्रोमियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या एग्जाम ऑप्शंस आपके? अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और रेजिस्टिविटी जिसको कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने ये बात तो वैसे पिछले लेक्चर में बोली थी कि फ़िज़िक्स का वन शॉट मैं पहले ले चुका हूँ, जहाँ पे मैंने थ्योरी वाइज पढ़ाया है सारे चैप्टर्स को, जो आपके NCERT 9th और 10th मोस्टली बेस्ड हैं। तो वो मैंने पहले ही वन शॉट के थ्रू करवा रखा है आपको। अगर थ्योरी मतलब मैंने आपको, क्योंकि पिछले लेक्चर जो मैंने केमिस्ट्री का लिया था, उस केमिस्ट्री के लेक्चर में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज यही थे कि सर प्लीज़ हमें पहले थ्योरी करवा दीजिए। तो उन लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि थ्योरी के मैं पहले ही लेक्चर्स ले चुका हूँ, ठीक है, काफ़ी पहले। तो वो आप उनको वहाँ से थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे फिज़िक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। तो इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। अब आर जो होता है रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का ρl/a। अब ये रो क्या है? रो एक कांस्टेंट है जिसको कि हम रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी कि वो तो डिपेंड करता है लेंथ में, यानी कि लंबाई में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रोप के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेचर यानी कि तापमान पे डिपेंड करता है। बाकी और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ना कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है। ये आपका चार्ट है पूरा रेजिस्टिविटी का, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से ऐसे भी किया जा सकता है कि आप क्रोमियम को एटलीस्ट हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जैसे ये कॉपर है, ठीक है, एक सेकंड रुकना। मतलब आप हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि जो एलॉय होता है, दैट इज़ जो मिश्र धातु होती है, उसका रेजिस्टिविटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होता है। मतलब इसका ये होता है कि जैसे आपका नाइक्रोम की अगर बात करें तो निकल और क्रोमियम से मेनली बना हुआ है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्रोमियम और निकल से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सेम गॉस जैसे कि आपका ये हो गया, जैसे कॉन्स्टेंटिन या फिर मैंगनीन को ले लें, कॉपर और मैंगनीज से मिलकर बना हुआ है, लेकिन मैंगनीज का जो रेजिस्टिविटी होगा वो कम होगा मैंगनीन के कंपैरिजन में। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन जो हम एलॉय पढ़ते हैं मिश्र धातु, वो ब्रास होता है। किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक, यानी कि तांबे और जस्ते से। तो जो ब्रास का जो रेजिस्टिविटी होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर एंड जिंक, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसी वजह से क्रोमियम तो नहीं होगा, क्योंकि क्रोमियम से ज़्यादा तो नाइक्रोम का ही हो जाएगा। अब बात करें हम आयरन और सिल्वर की, तो आयरन और सिल्वर की भी अगर हम बात करें, आयरन यहाँ पर है और सिल्वर भी ऊपर ही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आपका नाइक्रोम होगा उसका रेजिस्टिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होने वाला ऑप्शन नंबर बी। क्लियर इतनी चीज़? कमेंट करके ये बताइए कि जो ओम्स लॉ है, जो साइमन ओम्स ने दिया था इन द ईयर 1827 1827 में, ठीक है, ओम्स लॉ,
सर बुक कब तक अवेलेबल होगी? यूनिट ओम है, यस ये सभी यूनिट वगैरह भी सब बता रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट की अगर बात करें तो इसकी ओम होती है, ठीक है, जो ओम्स लॉ दिया था साइमन ओम है उनके नाम से। और रेजिस्टिविटी की अगर बात करेंगे तो ओम मीटर हो जाती है। कमेंट करके अच्छा ये बताइए कि अभी टेम्परेचर, मैंने एक चीज़ बोली आपकी सिर्फ टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है। कैसे वैरी करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी तो आपको पता है लेंथ आप इंक्रीज़ कर दोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ करने पे वो कम हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे कि कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ये आपका एक एरिया, मतलब मान लेते हैं कि ये कोई लेंथ का है, किसी स्पेसिफिक लेंथ का हमारा वायर है, इसका अगर हम उतना ही लें लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज़्यादा एरिया मिल रहा है इसलिए वो कम टकरा के चलेंगे। यहाँ पे क्या ज़्यादा टकराएंगे ये आपस में, इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस, यहाँ पर कम रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव ये पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी, लेकिन ये सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है, सुचालक के लिए। इंसुलेटर की जब बात आती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, लेकिन अगर वो कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं लिखेगा तो आपको कंडक्टर ही मानकर वहाँ पर चलना है कि कंडक्टर की ही बात हो रही है, ठीक। और ओम्स लॉ जी ने बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व आपको देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है जरा बताना। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू इधर ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट और टू कंप्लीट इट। किस विद्युत परिपथ को जोड़ने और उसे पूरा करने में के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंसुलेटर, वायर, स्विच या फिर फ्यूज़। देखिए फ्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो फ्यूज़ का काम इतना होता है कि जो हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनको डैमेज होने से बचाना। कैसे बचाता है? फ्यूज़ एक ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट का बनता है जिसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। कंडक्टेंस कैसा होना चाहिए, लो की हाई? लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? कंडक्टेंस इसमें हाई होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है अगर, क्योंकि ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ये किसने दिया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये दिया था जेम्स पी जूल ने, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था? हु गेव दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? स्विच होता है जो इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपसे अगर पूछ लेगा तो इसको दिया था इलेक्ट्रिक करंट हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। और किस साल दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। और ये इन्होंने दिया था इन द ईयर 1820, सन 1820 में दिया था ये। क्लियर इतनी चीज़। और ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन का अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है। आइडेंटिफाई दी। और अच्छा एक चीज़ बताइए, एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा? बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा करंट सर्किट में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा इन दी पूरे सर्किट में वो ड्रास्टिकली क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट पहचाना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन दी क्रॉस सेक्शनल। तो भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की जब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, तो ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो ये तो होगा नहीं। बात करें रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, ये सही होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स, बिल्कुल नहीं, वो तो डिफर करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना करंट जो होता है वो ड्रास्टिकली या फिर हैविली इंक्रीज हो जाता है, हैविली इंक्रीज हो जाएगा बहुत तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन है, द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज। तो अब हमें पता है कि जब भी हम क्या करते हैं,
एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को इंसर्ट करते हैं, जब भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को इंसर्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब करंट जो है वो मैक्सिमम कब होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो करंट मैक्सिमम होगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा कॉइल का वो राइट एंगल्स पे होगा, ठीक है, एट राइट एंगल्स टू दी मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर? तो ध्यान रखना है आपको कि गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका और एमीटर दोनों ही क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये डायरेक्शन को भी मेजर करता है जो गैल्वेनोमीटर होता है, और अमीटर सिर्फ करंट को मेजर करता है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर करने की क्षमता रखता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक कंडक्टर को इंड्यूस करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। इस कॉन्सेप्ट पे कौन सा हमारा चीज़ बेस्ड होता है? ध्यान रखना है, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम फैराडे ने करी थी। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ Q इज इक्वल टू नेट चार्ज, T इज इक्वल टू टाइम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है? अगर Q आपका नेट चार्ज है यानी कि आवेश है, T टाइम है, तो आपका इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, जनरेटर यस मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है, बिल्कुल सही ऐड किया है। अच्छा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है, इसी का उल्टा कौन करता है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अगर इसका उल्टा पूछ लेगा तो इसी उल्टे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करता है आपका मोटर। ठीक है, मोटर अभी हम पढ़ेंगे, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, सारी चीज़ें। और अच्छा ये बताइए कि मैं क्या, ये जो आपका जनरेटर मोटर तो पढ़ लिया, डायनमो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? डायनमो। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, या फिर इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, यानी कि ये I क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो ये बोला जाता है कि 1 एम्पियर करंट तब फ्लो होता है जब एक कूलॉम्ब का जो चार्ज है वो 1 सेकेंड में जब फ्लो होता है, तो तब हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। एक कूलॉम्ब चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसको 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। दैट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 कूलॉम्ब चार्ज 2 सेकेंड में, या फिर मतलब कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी आपसे पूछ ले, कैसे भी डिफाइन करवा ले, लेकिन 1 एम्पियर आना चाहिए आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट, ये ध्यान रखना, which when flowing in the same direction through two infinitely long parallel wires separated by 1 meter produces an attractive force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. The wires must have negligible circular cross section and they must be placed in vacuum. तो ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीन एम्पियर, जिनके नाम पे SI यूनिट पड़ी है। उन्होंने इसको एम्पियर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया। तो उन्होंने बोला था कि जब हमारे 2 इन्फाइनेटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैं, तो अभी हमें पता है कि एक जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अगर करंट इन दोनों वायर्स पे सेम डायरेक्शन पे फ्लो होगा तो ज़रा बताइए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे? अगर सेम डायरेक्शन पे होगा तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा ये तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पकड़ेंगे एक दूसरे को। और अगर मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ डैश रेजिस्टर्स यूज्ड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है, जो आपका यहाँ पर बैलेंस्ड एक तरह से ब्रिज होता है, तो उसमें कितने रेजिस्टर्स होते हैं? सर इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं सर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, भी रुक जाइए, सारे एक एक करके आएंगे। और ख़ासकर मैंने इनको लास्ट में रखा है जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 4 होते हैं? बताइए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके 4 रेजिस्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस ब्रिज ये बोलते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं जब कोई अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना हो, जहाँ पर हम बैलेंस करते हैं 2 लेग्स को जो ब्रिज सर्किट होते हैं उसके। तो 1 2 3 4, तो 4 रेजिस्टर्स होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में।
विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस? कौन सा लॉ लगता है यहाँ पर? न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन? बिल्कुल नहीं, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे कुछ इनका रोल नहीं है। न्यूटन के कितने लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। पहला वाला लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, जरा बताइए? फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको पहले लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व का नियम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अभी आगे आई थिंक क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो अभी कर लेंगे इसको। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कूलॉम्स लॉ होगा। अब कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है? कूलॉम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है। तो इनके अनुसार अगर मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस है, मान लेते हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स, पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे के दूर जाएंगे, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा दैट वुड बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे क्या के क्या है? के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक तरह का ये कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज कूलॉम्स लॉ। क्लियर? फिर अगर हम बात करें न्यूटन के लॉस को डिस्कस कर लेते हैं, तो न्यूटन का जो पहला लॉ है, जैसे मैंने बताया, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। न्यूटन का जो पहला लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, तो इसके अनुसार कोई भी चीज़, एनी बॉडी विल इन इट्स करेंट स्टेट, वो करेंट स्टेट या तो स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है या स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है, जब तक कि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। आपके यहाँ पे लॉ, अब जैसे मैंने बताया इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो 2 तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया एट रेस्ट। अभी एसएससी का आई थिंक CHSL एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन दे दिए थे 4, उसने पूछा था कि इसमें से इनर्शिया ऑफ मोशन का फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बस में बैठे हुए हैं, वो करंट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वो रुकी हुई है बस, एकदम से वो चलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी तो रेस्ट पे है, लेकिन आपके पैर मोशन में आ जाएंगे, पीछे की तरफ लीन हो जाएंगे, तो इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रखेंगे, क्योंकि आप रेस्ट में थे पहले। वहीं पे अगर गाड़ी चल रही थी, एकदम से रुक जाए, तो आप आगे की तरफ लीन हो जाएंगे, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। आपने ये भी एग्जाम्पल सुना होगा कि जैसे कि मान लेते हैं मैट है, ठीक है, कोई मैट है और इसमें मान लेते हैं बहुत धूल है, तो इसको आप डंडे से मारो ऐसे लटका के, तो इससे जो धूल है वो झड़ जाएगी। या फिर आप अगर किसी पेड़ को हिलाओ और उससे, मतलब पेड़ को अगर मान लो हिलाओ आप, और उससे क्या होती हैं, पत्तियां गिर जाएं, फिर फल गिर जाए, तो वो सब आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल होंगे। यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ रेस्ट पे थी तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, और कहीं पे इनिशियली अगर कोई बॉडी मोशन में थी तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो ये बोलता है कि कोई भी बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, ठीक है, उसमें कितना फोर्स लगाया गया है, और यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है फिजिकल्स टू ma। और जो थर्ड लॉ होता है न्यूटन का, उसको हम बोलते हैं क्या? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट बोले तो कर भला तो हो भला, यानी कि जो आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे रॉकेट है, ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे वो करता है। रॉकेट में जो आपका फ्यूल भरा होता है वो पीछे की तरफ आता है और वो उसको आगे की तरफ पुश करता है। तो ये क्या हो गया? आपका थर्ड लॉ का एग्जांपल हो गया। रोइंग ऑफ बोट हो गया, जैसे कि जब हमारी नौका चलती है तो नौका में क्या करता है, जो हमारा नाविक होता है वो पीछे की तरफ इसको पानी को ढकेलता है और वो पानी उसको आगे की तरफ, बोट को। तो ये होते हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने रखा? ब्लेज पास्कल, सर गन थ्रस्ट, बिल्कुल, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, यस, ठीक है, ब्लेज पास्कल, माइकल फेरेडे, चार्ल्स ऑगस्टिन दी कूलॉम, या फिर जोसेफ हेनरी। तो कूलॉम जी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ है ना, चार्ज के बारे में। सही आंसर होगा इसमें इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। द आंसर वुड बी आपका माइकल फेरेडे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। माइकल फेरेडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। पास्कल की अगर बात करें तो किसकी यूनिट होती है? ये प्रेशर की यूनिट होती है। हेनरी की अगर बात करेंगे तो ये इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है, इंडक्टेंस की। कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की तो हम देख चुके हैं। और कैपेसिटेंस यानी कि संधारिता की ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कंडक्टेंस का ध्यान रखना है, ये सीमेंस होता है, ठीक है, सीमेंस, एस से इसको डिनोट करते हैं। या फिर इसी को ही हम
मो बोल देते हैं, MHO, या फिर ओम इनवर्स इसी को बोल देते हैं। कैपेसिटेंस की अगर बात करेंगे तो फैरेडे होती है, ठीक है, फैरेड होती है, फैरेड। आगे बढ़ते हैं। व्हेन विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक मजबूत पाएंगे? व्हेन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, व्हेन द लाइंस आर टुगेदर, व्हेन द फील्ड लाइंस आर नॉट सीन, व्हेन द पोल्स आर टुगेदर। तो फील्ड लाइंस जब क्राउडेड हैं, जब लाइंस आपके टुगेदर हैं, व्हेन द फील्ड लाइंस आर नॉट सीन, व्हेन द पोल्स आर टुगेदर। तो ये सब फालतू के स्टेटमेंट्स हैं। व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जब पास पास में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट। कमेंट में अच्छा ये बताइए कि अगर मान लेते हैं इंटरसेक्ट अगर कर गई तो फिर क्या होगा इसका मतलब? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पर क्राउडेड है वहाँ पे इसका मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं कि भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल में जाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं। वैसे ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन हम एक कन्वेंशन अडॉप्ट करके रखते हैं इसको। इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी, क्योंकि अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कभी, इसलिए। ठीक। Which of the following rules is used to find the direction of the magnetic field associated with the current carrying conductor? करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी ये निकालने के लिए हम किस रूल का यूज़ करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल, या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग जी तो यहाँ पर नहीं आते हैं। फ्लेमिंग जी कहाँ पर आते हैं? तो फ्लेमिंग जी का लेफ्ट हैंड अगर बात करेंगे, जैसे फ्लेमिंग जी का लेफ्ट हैंड रूल है, तो ये यूज़ में आता है जब हम निकालते हैं फोर्स, किसमें? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। जब उसको हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा वो ये बताता है हमें। जो राइट हैंड रूल है, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। जब हम एक मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को लाएंगे तो उसमें जो करंट इंड्यूस होगा, करंट जो बहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर ये आपका मोशन है, ये फील्ड है और ये करंट है। ठीक है, मोशन है, फील्ड है और ये करंट है। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, मदर, फादर और चाइल्ड। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। तो ये दोनों तो होने से रहे, तो फिर आंसर क्या होगा? लेफ्ट हैंड रूल है, सच कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता फिजिक्स में। इसको या तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल बोलेंगे, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? राइट हैंड थंब रूल। इसी को तो बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिसमें कि हम क्या करते हैं, या तो करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा या करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो जो भी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे, थंब रखेंगे, और अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को आप ट्विस्ट करेंगे। तो जैसे ऊपर की तरफ है, उंगलियों को ट्विस्ट करेंगे, कुछ इस ये वाला डायरेक्शन आएगा आपका। नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो इस तरह का डायरेक्शन आएगा, यानी कि इस केस में आपका क्लॉकवाइज चल रहा है और इस केस में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल के आएगा। ठीक है, जैसे ही, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पे एक तो डिपेंड करेगी। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगी? तो डिस्टेंस जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, सिंपल सी बात है। करंट पे कैसे डिपेंड करेगी? तो करंट अगर आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी करंट के बढ़ाते ही। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड दोनों रूल मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी कलर्स। जो हमारी वाइट लाइट होती है, सफ़ेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश, वो कितने, स्क्रू टाइट करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाउ मैनी कलर। श्वेत प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो ये हमें पता है कि न्यूटन जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, और न्यूटन जी ने हमें सबसे पहले बताया था डिस्पर्जन करके, ठीक है, डिस्पर्जन करके, कि वाइट लाइट जो होती है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिसको कि हम विब ग्योर के नाम से जानते हैं। सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, कि विब ग्योर के नाम से इसको हम जानते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब ये जो वाइट लाइट है, जो 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी हुई है, मतलब एक ये तो आपको पता होगा ना कि अगर प्रिज्म को इन्वर्स कर देंगे तो फिर से वही वाइट लाइट बन जाएगी। इसमें वेवलेंथ का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि जब नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे जाएं तो वेवलेंथ क्या होगी। तो इस केस में अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि जो रेड लाइट होती है इसकी तरंग दैर्ध्य हाईएस्ट होती है, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होगी वो लोवेस्ट होगी।
और वेवलेंथ जो होती है तरंग दैर्ध्य, तो वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ इज लोएस्ट किसकी, वॉयलेट की सबसे कम होगी और रेड की सबसे ज़्यादा होगी। इसी वजह से जो हमारे डेंजर के साइन होते हैं वो सब हम रेड कलर से बनाते हैं। और क्यों, क्योंकि इसका जो स्कैटरिंग है, ये जो फैलेगी वो सबसे कम फैलेगी क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7। रमन वॉन्ट्स टू यूज़ अ रियर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल, विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही पिक फॉर इट। रमन अपने व्हीकल में पीछे देखने के लिए एक मिरर लेना चाहता है, तो किस तरह का इसको मिरर लेना चाहिए, कॉन्वेक्स, प्लेन, सिलेंड्रिकल या फिर कॉन्केव। तो भाई प्लेन तो नहीं होगा, प्लेन मिरर क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसमें उस तरह का मिरर चाहिए जो बहुत सारी चीज़ों को छोटे से एरिया में, छोटे से एक मिरर में दर्शा दे। अब जो कॉन्केव मिरर होता है ये तो थोड़ा सा हमारा कॉन्वर्जिंग टाइप का मिरर होता है। कॉन्वर्जिंग का मतलब है कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो इसलिए हम कॉन्केव मिरर का वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें चीज़ों को बड़ा करके देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट को अगर आपके दांत अच्छे से देखने हैं तो वो इसका यूज़ करेगा। शेविंग मिरर, जब आप शेविंग वगैरह करते हैं तो आपको कॉन्केव मिरर का ही यूज़ करना पड़ता है, शेविंग मिरर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये प्लस सोलर ब्लास्ट फर्नेस में इसको यूज़ करते हैं, जो सोलर ब्लास्ट फर्नेस आती है। कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यू शुड नो कि प्लेन मिरर और हमारे दो तरह के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर ये कैसे हैं, स्फेरिकल मिरर हैं, स्फेयर से डिराइव्ड हुए हैं। ये कौन सा है, जहाँ पे जिसका जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस है, वो अगर शेडेड है, इसको क्या कर देते हैं आपको पता है ना, पेंट वेंट कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से। ये कहलाएगा कॉन्केव मिरर, जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ट से, दो सरफेस होती हैं, एक तो पॉलिश्ड है ये बाहर वाली और एक अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग, जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। तो कर्व्ड इनवर्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इसको मैं अंदर से इस तरह से शेडिंग कर दूं इसमें, तो इसको बोलेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स है, ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर को और कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो जैसे कि आपने अगर कभी देखा हो रेलवे वगैरह में, रेलवे स्टेशन वगैरह में लगा रहता है जहाँ पर शार्प टर्न्स होते हैं, एकदम से नहीं, कहीं पे एकदम से घुमाव होते हैं, मुड़ाव होते हैं, तो बड़े बड़े मिरर लगे रहते हैं जो टर्न्स होते हैं वहाँ पे, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। सिक्योरिटी पर्पस से ATM वगैरह में यूज़ किया जाता है, ATMs वगैरह में सिक्योरिटी पर्पसेस से। तो जहाँ पर बहुत सारी बड़ी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें छोटे से मिरर में देखनी, तो वहाँ पर हम कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर जो होता है हमारा, जो समतल दर्पण होता है, इसका फोकल लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का तो अभी हम पढ़ेंगे। प्लेन मिरर का देखते हैं किस तरह से इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मान लेते हैं कोई है, ठीक है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द मिरर, यानी कि मान लेते हैं कोई भी इंसान है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, जो भी डिस्टेंस होगी, उतनी ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, उतनी ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस बंदे की इमेज बनेगी, ठीक है। उतना ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। प्लस ये जो इमेज होगी, यानी कि यहाँ पर u इज इक्वल्स टू v होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड यानी लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, सिंपल। और आपकी जो इमेज होगी, क्योंकि वो दूसरी साइड मिरर के पीछे बन रही है, तो ये आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है, जो आभासी आपका प्रतिबिंब होता है, वो हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। ये बिल्कुल पक्की बात है कि वर्चुअल इमेज आपकी इरेक्ट ही होगी हमेशा, वो उल्टी कभी हो ही नहीं सकती है। और जो रियल इमेज होती है, जो वास्तविक इमेज होती है, वो हमेशा आपकी उल्टी यानी कि इन्वर्टेड बनती है। एन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, उत्तल दर्पण द्वारा बनी छवि हमेशा कैसी होती है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल, देखो वर्चुअल के साथ कभी इन्वर्टेड आ ही नहीं सकता है, ठीक है। वर्चुअल के साथ हमेशा आपका इरेक्ट आएगा, और रियल के साथ कभी इरेक्ट नहीं आ सकता, इन्वर्टेड आएगा। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज फॉर्मेशन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ें तो हम दो इनको हमें पढ़ना होता है, दो पर्टिकुलर पोजीशंस पे, एक तो इन्फिनिटी पे और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। तो इन दोनों केस में आप देख सकते हैं वर्चुअल इरेक्ट, और जो इमेज का साइज बनेगा वो हमेशा छोटा ही बनेगा। इन्फिनिटी पे तो बहुत ही छोटा बनेगा, और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड।
डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज कभी सेम साइज की या फिर बड़ी नहीं बन सकती है और इमेज कभी रियल नहीं बन सकती है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में अभी चलो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई थिंक अगला ही कॉनकेव है क्या, कॉनकेव पे देखो, अगला ही कॉनकेव है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज नॉट करेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का या तो पहले समझ लो तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो कॉनकेव मिरर का ध्यान से समझना, ठीक है। वैसे तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन समझो यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। कुछ ऐसा इमेजिन कर लो कि ये जैसे हमारा ये, एक सेकंड रुको ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अब इसमें हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो एक तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये क्या है, फोकस है। फोकस क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो पूरा स्फीयर है ना, जो गोला, जिस गोले से इसको निकाला गया है ऐसा हम मानते हैं, तो उसका सेंटर है, उसका वक्र का केंद्र है, उसका सेंटर है ये। और उसका आधे डिस्टेंस पे फोकस होता है। जैसे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकस 10 होगा। तो एक तो इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है, एक तो पहला केस। दूसरा केस लेंगे कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कुछ यहाँ पर रखा रहेगा, ये पहला केस है। दूसरे केस में यहाँ रखेंगे, तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देंगे, चौथे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, पांचवें केस पे फोकस पे ही रखेंगे, छठवें केस में फोकस और पोल, ये जहाँ पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो एक्सिस है, जो लाइन है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पर इस मिरर को कट करेगी इसको पोल बोलते हैं। तो फोकस और पोल के बीच में तो 6 केसेस पढ़ने हैं। अब पहले इन्फिनिटी पे है, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ और ये, तो यही 6 केसेस में ना होता है। तो अब देखो पोजीशन कहाँ पर है इमेज का, फोकस पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे है, यानी फोकस पे इमेज बन रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे हैं। ये सेकंड वाला केस में नज़दीक लाए, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज देखिए बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि इमेज पहले यहाँ पर बनी थी, यहाँ पर, अब इमेज यहाँ बन रही है, थोड़ा पीछे सरक रही है। अब हमने सी पे रख दिया, तीसरा केस लिया, और पास लाए, किसके पास लाए, इस मिरर के और पास ऑब्जेक्ट लाए, तो इमेज और यहाँ से खिसकेगी और इमेज यहाँ पर आ जाएगी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाएगी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाएगी। हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए, फोर्थ पे लाए, इमेज और दूर भागेगी, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए, फोकस पे रखे, इमेज और दूर भाग जाएगी, इन्फिनिटी पे भाग जाएगी। तो ये 5 केस आपको याद रखने हैं। छठवां एक्सेप्शन है, उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 5 इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। कि जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो कहाँ पर बना, एट एफ बना। जब बियॉन्ड सी रखा हमने, थोड़ा सा और पास लाए, तो ये थोड़ा दूर चली गई मिरर से, एफ एंड सी। जब हमने सी पे लाया तो सी पे ही इमेज बनी। जब हम सी एंड एफ के बीच पे लाए तो कहाँ पर बनी, बियॉन्ड सी बनी। जब हम एफ पे रख दिए तो इन्फिनिटी पे चली गई इमेज। और इन सारे केसेस तो मतलब समझ गए होंगे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, इमेज दूर जा रही है, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, इन्फिनिटी पे तो फोकस, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बियॉन्ड सी। तो इस तरह से यह चीज़ याद हो गई। जो इमेज का नेचर होगा वो हमेशा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड का कभी वर्चुअल बनती है, ऐसा नहीं बनती नहीं। एक जो एक्सेप्शन वाला जो केस है, एक्सेप्शन इन द सेंस कि जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उस केस में जो है बस वर्चुअल इरेक्ट बनती है, नहीं तो सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड। जो कॉन्वेक्स था वो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट बना रहा था, कभी रियल इन्वर्टेड बना ही नहीं रहा था। और यहाँ पे देखिए इमेज का साइज अभी क्या है पता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ढंग से नहीं लिखा है, हाईली डिमिनिश्ड होगी है। पहले हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी, फिर छोटी यानी डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज़ की, फिर बड़ी, फिर बहुत बड़ी। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, यानी बहुत छोटी, छोटी, बराबर, बड़ी, बहुत बड़ी। और ये एक एक्सेप्शन अलग से याद कर लेंगे, जब बिटवीन एफ एंड पी है तो इसमें रियल और सॉरी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी और यहाँ पे भी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कौन सा सही है आपका, अच्छा कौन सा सही नहीं है। फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी। देख लीजिए फोकस पे जब रख रहे हैं तो इन्फिनिटी पे और हाईली एनलार्ज बन रही है, सही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ला रहे हैं तो बियॉन्ड सी बन रही है, बिल्कुल बनेगी बियॉन्ड सी। एनलार्ज बनेगी क्या, एनलार्ज बनेगी क्या, बिल्कुल जैसे जैसे हम उसको पास ला रहे थे तो वो बड़ी हो रही थी, ठीक है। अगर आपको याद हो जब इन्फिनिटी पे था तो आपका बन रहा था हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी थी। देन हम लाए थे बियॉन्ड सी,
तो बनी थी डिमिनिश्ड। जब सी पे लाते तो सेम साइज, सी और एफ के बीच में लाएंगे तो एनलार्ज बनेगी। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। बियॉन्ड सी के किस में बन रही थी, बिटवीन एफ एंड सी पे बन रही थी और डिमिनिश्ड बन रही थी। यस, इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं बनेगी, फोकस पे बनेगी। और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर मैंने बहुत ही आहिस्ते से टाइम लेके पूरा समझा दिया, इसीलिए सो दैट आगे दिक्कत ना हो आपको। कई बार क्या होता है, क्या क्वालिटी 1080 नहीं आ रही क्या? क्या क्वालिटी में कमी क्या? ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्वालिटी जूम तो जूम का ऑप्शन आता है आई थिंक उसमें, देखना यूट्यूब पर जूम का ऑप्शन आता है, जूम का ऑप्शन आता है, आप एक बार देख लेना उसमें, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जब न्यूमेरिकल आता है तो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी से ही हो जाता है। अभी मैं आपको करवाऊंगा, आप बस अपनी आंखें अब एकदम चौकन्ना रहना, ऐसा एक न्यूमेरिकल आएगा आपके सामने। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, तो स्काई का कलर ब्लू क्यों अपीयर होता है? कई सारे आपसे फिनोमिना पूछता है, जैसे कि ये पूछ देता है कि जब सनराइज या सनसेट होता है तो रेडिश रेडिश क्यों हो जाता है सब पूरा माहौल, ठीक है। सनराइज और सनसेट के टाइम पर ये पूरा रेडिश क्यों हो जाता है माहौल, ठीक है। जब सनराइज और सनसेट होता है तो आपको पता है सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट से 2 मिनट बाद हमें सन देखने को मिलता है। ये किस वजह से होता है? जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है, यानी कि जो हमारे तारे हैं वो क्यों टमटिमाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर डायमंड स्पार्कल क्यों करता है, यानी कि हीरा क्यों चमकता है, डायमंड स्पार्कल क्यों करता है। जो मिराज का फिनोमिना होता है जो हमें डेजर्ट में, रेगिस्तान में देखने को मिलता है, वो क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग। कैसे होता क्या है कि जो हमारी सनलाइट होती है वो वाइट लाइट होती है। अब वाइट लाइट हमें पता है 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसमें से वॉयलेट और ये सब जो होते हैं इनका थोड़ा सा क्या होता है, तरंग जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तरंग दैर्ध्य कम का मतलब है ज़्यादा फैलेगी, तो इस वजह से रेड वगैरह तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो आपका ब्लू कलर है बहुत ज़्यादा फैलते हैं, स्कैटर करते हैं। और हम कौन स्कैटर करवाता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज पार्टिकल्स वगैरह हैं वो स्कैटर करवा देते हैं इसको, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेडिश क्यों अपीयर होते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे हम लोग रहते हैं, तो मान लेते हैं सनराइज और सनसेट का टाइम है, ये टाइम है हमारे एकदम दोपहरी का। तो दोपहरी में आप देखो कि सन हमारे नज़दीक है लेकिन सनराइज और सनसेट पे बहुत दूर है। तो होता क्या, जब एकदम सिर पे होता है तो पूरी वाइट लाइट आती है तो सन हमें वाइटिश अपीयर होता है। सनराइज सनसेट के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि सन बहुत दूर है, तो क्योंकि दूर है तो बाकी की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं, जिनकी हल्की वेवलेंथ है, वो सब स्कैटर हो जाएंगी। बचेगा कौन आखिरी तक? बचेगा वो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और वो रेड है। तो क्या कौन सा फिनोमिना यहाँ पर काम कर रहा है? यहाँ पर भी स्कैटरिंग ही काम कर रहा है आपका फिनोमिना। और जो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद है ना, यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन काम कर रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ध्यान रखना जब भी पोजीशन की बात आएगी, जैसे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, तो स्टार्स तो वहीं पे हैं, ट्विंकल इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी गैसेज, यानी कि उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, तो ये लेयर्स जो हैं इन सबकी डेंसिटी यानी कि घनत्व अलग होता है। उसकी वजह से जो लाइट रे पहुंच रही है हमारी आंखों तक वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे 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 करके पहुंचती है, तो इस वजह से वो ट्विंकलिंग अपीयर होती है, अगेन रिफ्रैक्शन। तो जो भी काम पोजीशन को अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन है, तो रिफ्रैक्शन। जहाँ कलर का लेना देना होता है, जैसे रेडिश क्यों अपीयर हो रहा है, ब्लू क्यों अपीयर हो रहा है, तो स्कैटरिंग प्रकीर्णन की वजह से होता है। डायमंड क्यों चमकता है और मिराज, और एक चीज़ और फिनोमिना होता है जैसे रिफ्रैक्शन से, जैसे कि सिक्का डाल देते हैं तो उठा हुआ अपीयर होता है, तो ये सारे काम भी होते हैं। अच्छा, जो हमारा रेनबो बनता है, रेनबो यानी कि जो इंद्रधनुष बनता है वो क्यों बनता है, और एक जो बूंद होती है, एक ड्रॉप होती है, एक बूंद होती है, उसमें कितने रिफ्रैक्शन कितने रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, हीरे का चमकना और जो मिराज होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। अब जो रेनबो बनता है तो कुछ इस तरह से लाइट रे पास करती है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, देन रिफ्लेक्शन होता है, देन फिर रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 रिफ्रैक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो रेनबो बनता है आपका, एक तो लाइट का डिस्पर्जन भी होता है यहाँ पर,
7 डिफरेंट कलर निकल के आते हैं, प्लस एक रेन ड्रॉप के अंदर 2 रिफ्रैक्शन होते हैं और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जो रेनबो होता है हमेशा सन के ऑपोजिट साइड में ही बनता है। तो जब सन एकदम ओवरहेड होता है तो एकदम दोपहरी में, तो रेनबो नहीं बनता है। सन का थोड़ा सा इधर उधर होना ज़रूरी होता है, और सन जो होता है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। समझ में आई बात आपको? Which phenomena deals with the scattering of light by molecules of a medium when they are excited to vibrational energy levels? तो कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होने पर प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित है? हाइजिन्स इफेक्ट, मैक्सवेल ना, रमन, विच फिनोमिना ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम इन देयर। ओके ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका रेलेज लॉ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। रमन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो स्कैटरिंग की बात करता है ये लॉ लिक्विड में। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी सीवी रमन जी ने करी थी, 1928 में करी थी। इसको लेके इनको 1930 में 1930 में नोबेल प्राइज से भी फिजिक्स में सम्मानित किया गया था, और भारत में पहले भारत रत्न प्राप्त करता भी थे इन द ईयर 1954। ठीक है, ज्ञान वर्ल्ड से बुक ऑर्डर करी, ना ही बुक आई और ना ही भाई रोहित पांडे बुक आ जाएगी। ठीक है, अभी एक हफ्ते रुक जाओ क्योंकि दिवाली की वजह से वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो रुक जाओ, बुक आ जाएगी। पैसा गया क्या? पैसा पहले भी आपको बोले थे पैसा नहीं गया है, पैसा कहीं नहीं गया आपका। ठीक है, और आगे से अगर किसी को ऑर्डर करना है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ही करना, क्योंकि ज्ञान वर्ल्ड हमारी वेबसाइट नहीं, लेकिन उसमें चिंता लेने वाली बात नहीं, वो पब्लिशर्स की है। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर इज, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? तो ठीक है, तो कोई दिक्कत तो लेने वाली बात नहीं है, आपका पैसा सेफ है। ठीक है, डिले हो सकता है थोड़ा सा क्योंकि आपका लोकेशन पे भी डिपेंड करता है वो, है ना। चलो, तो इसमें 2 मिरर्स की वजह से कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ये नंबर ऑफ इमेजेस हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 360/θ। अगर ये वैल्यू ऑड आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस इतनी ही हो जाएंगी, और अगर ये वैल्यू 360/θ ये आपकी आ जाती है इवन, तो आपकी नंबर ऑफ इमेज -1 कर देना है। ठीक, तो थीटा क्या है? उन 2 मिरर के बीच का एंगल, तो 120 कितना आ जाएगा? 3। ऑड है कि इवन? ये आपका ऑड है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी जरा बताइए कमेंट में। अगला सवाल है, विच अमंग दी फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ क्राउन ग्लास? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है? कनाडा ब्लाज्म, सेफायर, डायमंड या फिर रूबी? किसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक वो सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी जब 2 हमारे। और एक चीज़ कि अगर मान लेते हैं, जैसे अभी मैंने प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ाया, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वो कितना है? वो है आपका 3 मीटर का। ठीक है, अगर 3 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो मिनिमम कितने साइज़ का, कितने लेंथ का हमें मिरर लेना पड़ेगा अगर पूरी इमेज देखनी है? तो अगर 3 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो अगर पूरी इमेज देखनी है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एयर का होता है 1 ही आप मान सकते हैं। ठीक है, एयर पे आइस का 1.31, ये आपको याद होना चाहिए। वाटर का 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, क्वार्ट्ज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.5, क्राउन ग्लास का 1.52। यहाँ क्या पूछा? क्राउन ग्लास के सबसे नज़दीकी कौन है? तो आप देखेंगे कनाडा जो ब्लाजम है 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54 है, और डायमंड का यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकल के आता है 2.42। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट in that particular medium, in a medium, upon speed of light in air और वैक्यूम। कितनी होती है एयर या फिर वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर 3 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1.5 मीटर का आपको प्लेन मिरर रखना पड़ेगा, यानी कि आधे साइज का आपको प्लेन मिरर तो चाहिए अगर आपको पूरा इमेज देखना है तो। डैश स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट
ऑफ देयर डेंसिटीज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन सा पर्टिकुलर लॉ है जो ये बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशंस? ग्राहम्स लॉ, टिंडल्स लॉ, पास्कल लॉ, केपलर्स लॉ। तो भाई पास्कल तो भाई प्रेशर से हैं, प्रेशर का यहाँ पे कोई चीज़ जिक्र नहीं है। केपलर ने तो प्लानिटरी लॉज दिए थे, जो प्लैनेट होते हैं हमारे ग्रहों के गति के नियम दिए थे उन्होंने, प्लानिटरी लॉज, जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट भी रिलेट नहीं है। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था। टिंडल इफेक्ट क्या बोलता है कि कोई भी लिक्विड आपका लाइट को स्कैटर यानी उसमें प्रकीर्णन करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर लिक्विड का पार्टिकल साइज कैसा है। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? मैंने केमिस्ट्री में क्या बताया था आपको, एक तो जो हमारे कोलाइडल वेलियन होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, और दूसरे जो हमारे हीट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं वो दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। ग्राहम्स लॉ इसका सही आंसर होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज, और या फिर मोलर मास भी लिख के आ सकता है ये कुछ भी। केपलर के लॉ की अगर डिस्कशन करेंगे तो केपलर जी ने 3 लॉ दिए थे। केपलर ने प्लानिटरी लॉ दिए थे, ग्रहों के गति के नियम दिए थे, तो केपलर के 3 लॉ थे। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है जिसको कि हम लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं, वो ग्रहों के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार एक पाथ होता है, उसमें हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। दूसरा क्या बोलता है? दूसरे को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ ये बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें कि हमारा कोई प्लैनेट है, मान लेते हैं अर्थ ही है, तो ये जब सन के अराउंड जब ये घूमता है तो जितने टाइम पीरियड में फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ इसने कवर किया, जितना भी एरिया है, ठीक है, और उतने ही टाइम पीरियड में इसको लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम, तो ये एरिया और ये एरिया यानी ये और ये आपस में बराबर होंगे, इसको लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। और तीसरा जो लॉ है उसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जिसमें कि इन्होंने ये बताया कि जो टाइम का स्क्वायर होगा टाइम पीरियड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि जो इलिप्स होता है उसमें ये आपका मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है, तो जो टाइम्स का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। When did Henry Cavendish report the measurement of the gravitational constant with the mass and density of the earth? हेनरी कैवेंडिश ने कब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी थी? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट होगी, कितनी होगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू दिया था 1798 में। ये आपका अलग होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कांस्टेंट होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये वैरी करता है, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है, तो इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये चेंज होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो कहाँ पर ज़्यादा होगी, पोल्स पे या इक्वेटर पे? ग्रेविटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो ध्यान रखना है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो हमारी इक्वेटोरियल रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है पोलर रेडियस के कंपैरिजन में। तो क्योंकि पोलर रेडियस कम होती है तो ग्रेविटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज, अच्छा ये एक चीज़ बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लिफ्ट है, ठीक है, तो एक लिफ्ट है, तो लिफ्ट ऊपर जाएगी या फिर जब नीचे जाएगी, किस केस में जो नेट ग्रेविटी या फिर इफेक्टिव ग्रेविटी की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, जब ऊपर जाएगा या फिर जब नीचे जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पोस्टुलेटिंग द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? तो अभी हम लोगों ने किया, न्यूटन जी ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, प्लैनेटरी मोशन नहीं दिए थे, ये जोहानस केपलर ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये नेट आपका ऊपर जाने पर ज़्यादा होता है G+A, नीचे जाने पर
जी माइनस है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम लिफ्ट में ऊपर जाएंगे तो हमारा जो वेट है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ के निकलता है। जब नीचे लिफ्ट जाती है तो कम होता है, क्योंकि जो वेट होता है वो m इंटू जी होता है। तो अगर जब ऊपर जा रहा है तो g प्लस a हो जाएगा, तो भाई बढ़ जाएगा वेट ऊपर जाने वक्त। ठीक है, ये केपलर के लॉ आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, जो यहाँ पे तीनों लॉ लिखे हैं इसको लॉ ऑफ आपका एरिया वो बोला जाता है, पाथ ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही है। राम कुमार, दीपांशी, धर्मदास, दीप, इट्स निंजा, ओके अवधेश। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ एरिया, मतलब लॉ ऑफ आपका पाथ होता है, ये लॉ ऑफ एरिया होता है, ये आपका सेम एरिया होगा सेम टाइम पीरियड पर। थर्ड लॉ होता है आपका ये चीज़, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी देखा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 60 वॉट का है, ये 6 घंटे पर डे चलता है, कितने यूनिट कंज्यूम करता है? तो ये फंडा है, ये कॉन्सेप्ट है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का, जिसमें कि 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर इसका मतलब होता है। तो ये क्या है, वॉट है, तो इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। आर 6 घंटे चल रहा है पर दिन में, तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाई दी बल्ब। ठीक है, एक ही दिन की बात हो रही है, अगर 30 दिन की महीने भर की बात करते तो इंटू 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, ये क्या बनेगा आपका 0.36 निकल के आ जाएगा, 0.36 यूनिट। तो किलो वॉट आवर आपको ध्यान में रखना है बस। The lifting of an object up and down, the parade of an army and the free fall of heavy object are all example of which type of motion? तो किस टाइप के मोशन होते हैं? रेक्टिलिनियर होते हैं, यानी एक लाइन के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, यानी कि आवधिक गति के होते हैं, रोटेशनल होते हैं, या फिर ऑसिलेटरी होते हैं? जल्दी से बताइए। पाँच नंबर को MTS के एग्ज़ाम में फर्दर क्या करूं? रिवीजन ही करो आप, ठीक है। ओके, बुक्स लेके आए हैं अभी, अच्छा। टाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है टेस्ट में, मतलब इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। चलो भाई, तो यहाँ पर 23rd क्वेश्चन, द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, परेड हो गई और फ्री फॉल। तो ये आपके सब एक लाइन में होते हैं, रेक्टिलिनियर होते हैं भैया। परेड, ये पीरियोडिक कौन लिख रहा है? परेड ऑफ आर्मी है, तो परेड अगर इधर से इधर सिंगल लाइन में हो रही तो क्या उसी टाइम में फिर से वो वहीं वापस लौटेंगे क्या? पीरियोडिक का मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद वो वहीं पे लौटते हैं। जैसे जब हम टाइड्स होती हैं, ज्वार होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक राइज एंड फॉल। कि हमें पता है कि अगली टाइड कब आने वाली है, हमें पता है 24 घंटे 50 मिनट में 2 हाई टाइड 2 लो टाइड आती है, तो वो एक पीरियोडिक होता है, जहाँ पे एक पीरियड के बाद वो ऑब्जेक्ट वहीं पे फिर से आता है। रेक्टिलिनियर मोशन होगा ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग इन विच मटेरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट? किसमें स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट होगी? तो साउंड ऑफ स्पीड हाईएस्ट होगी, काफ़ी लोगों को स्टील लगता है, 25 डिग्री सेल्सियस में। स्टील में हाईएस्ट नहीं, एल्यूमिनियम में हाईएस्ट होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। कितनी होगी ध्यान रखना, पूछ लेता है आपसे। तो एल्यूमिनियम में 25 डिग्री सेल्सियस में 6420 मीटर पर सेकेंड होगी, 6420 मीटर पर सेकेंड। वैसे नॉर्मल अगर हम बात करें स्पीड ऑफ जो साउंड होती है, वो नॉर्मल अगर हम बात अगर कर लें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितनी होती है? 20 डिग्री सेल्सियस से बात कर लें, 20 डिग्री सेल्सियस से बात कर लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी? तो पता होना चाहिए आपको। पहली बात तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो स्पीड होती है साउंड की वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती होगी? क्योंकि जो आपके इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर हो जाएगी आपकी 332 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर रफली आप ये मान के चलो बढ़ जाएगी तो 342 के समथिंग हो जाएगी, ठीक है। 332 342 मीटर आपकी पर सेकंड यहाँ पर निकल के आएगी स्पीड। जो साउंड वेव होती है वो किस तरह की होती है? तो हमें पता है कि हमारी मैकेनिकल वेव्स 2 तरह की होती हैं। जो यांत्रिक वेव्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स को।
तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है इसका जो मीडियम का प्रोपगेशन होता है, जो मीडियम इसमें जो मीडियम ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव जो इस तरह से चल रही है सीधे, इसका जो मीडियम का प्रोपगेशन होगा वो भी आगे पीछे की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मीडियम का जो, ठीक है, मीडियम पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट perpendicular to the direction of motion, perpendicular to direction of motion of wave। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पैरेलल होगा। जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाता है साउंड वेव। ट्रांसवर्स का जो एग्जाम्पल होता है दैट इज़ योर लाइट वेव। ठीक है, साउंड वेव और लाइट वेव। साउंड वेव और लाइट वेव में क्या अंतर होता है? तो पहली बात तो साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, यानी कि निर्वात में नहीं जा सकती है, इसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन लाइट वेव ट्रैवल कर सकती है और पोलराइजेशन भी इसका हो सकता है। जो साउंड वेव है ये तीनों में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन इसका स्पीड का रेशियो कुछ ये होता है, सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में देन गैस में। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द साउंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट साउंड के रिगार्डिंग सही नहीं है? Sound can travel through vacuum? Yes. In human beings, the vibration of vocal cords produce sound? Yes. Not correct पूछा है। Unpleasant sound is called as noise. Frequencies expressed in hertz. बिल्कुल सही है। अब तुम मुझे बताओ, जो loudness of sound होती है ये किस पे डिपेंड करती है? Loudness of sound। और जो पिच होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस और साउंड। तो लाउडनेस डिपेंड करती है, और लाउडनेस की एसआई यूनिट बताना, तो इसका लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, और जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे। क्लियर है? लाउडनेस की जो एसआई यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। लाउडनेस ज़्यादा होती है जो शेर की दहाड़ होती है उसकी। पिच किसकी ज़्यादा होती है, शेर की दहाड़ की या फिर मच्छर की आवाज़ की? मच्छर की आवाज़ की। पिच यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि कितने जल्दी जल्दी वाइब्रेशंस हो रहे हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, कितना ये उठ रहा है ये चीज़, तो ये एम्पलीट्यूड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू दी, वही क्वेश्चन आ गया। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? आपका क्यूब रूट होता है, क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, या फिर स्क्वायर रूट होता है। तो लाउडनेस अभी मैंने आपको बताया सर इस टोटल 75 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले 75 करिए, जैसा भी होगा फिर आगे देखेंगे। ठीक है, अभी से आप क्यों कर रहे हो, पहले 75 तो कर लो हैं। ठीक है, तो लाउडनेस और साउंड का क्या रिलेशन होता है? तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो लाउडनेस और लाउडनेस और जो आपका एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा। फीमेल की जो वॉइस की पिच होती है वो हाई होती है बिल्कुल। आपको जितने भी वन शॉट लेने 15 तक ले लेना, उसके बाद कुछ नया मत पढ़ाना, एग्ज़ाम है फिर 25 से। ऑर्डर दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं लेंगे। Bats search out prey and fly in dark nights by emitting and detecting reflections of which type of sound waves? Sonic, hypersonic, subsonic या फिर अल्ट्रासोनिक? देखो भाई, ऐसा है कि बाकी जो आपके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो जीके के बाकी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि पहले तो मैं जीके के सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाला था, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बोला था तो मैंने साइंस से स्टार्ट किया था। अब मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी तो दिवाली है कुछ दिन बाद, और फिर आई थिंक CHSL मेंस वगैरह के मुझे क्लास लेने हैं, तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ना हो पाए तो पहले के भी वन शॉट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बैट्स जो होते हैं वो क्या निकालते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स क्या होती हैं? तो वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो 20 किलो हर्ट्ज़ है उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज़, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अगला है 28। स्टेशनरी वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज़ आर फॉर्म्ड इन अ मीडियम इन विच द वेलोसिटी इज 1200 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड
द नेबरिंग एंटी नोड इज कितनी होगी, यानी कि जैसे कि नोड और एंटी नोड क्या होता है, जैसे कि क्रस्ट एंड ट्रफ आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर ये नोड है कोई, ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर एक एंटी नोड हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव, अब फ्रीक्वेंसी साउंड और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है v एंड v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, आपका वेवलेंथ है। अब v कितना है, 1200 मीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 हर्ट्ज है, ठीक है, 300 हर्ट्ज है, और लैम्डा अभी यहाँ से निकल आएगा, लैम्डा क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। तो ये 0 से 0 कटे, लैम्डा कितना आ गया, 4 आ गया, 4 मीटर, ठीक। अब लैम्डा होता क्या चीज़ है, लैम्डा होता है एक क्रस्ट और सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में, या तो ये चीज़ हो जाएगी लैम्डा, या फिर ठीक है, एक क्रस्ट और सॉरी सर इसका 1 मीटर 2 मीटर, मैं पहले बता दूं नोड और एंटी नोड होता क्या है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 4 मीटर आंसर नहीं होगा इसका, 4 मीटर होता है वेवलेंथ, ठीक है, 4 मीटर होता है वेवलेंथ। नोड और एंटी नोड ये होता है, जैसे नोड ये हो गया तो एंटी नोड ये हो गया, यानी कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ निकालनी है। जो लैम्डा होता है, आप ऐसे समझ के चलो जैसे यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस ये लैम्डा होती है, यानी कि एक क्रस्ट और अगले पर्टिकुलर जो क्रस्ट है, या फिर एक ट्रफ और अगला ट्रफ, ये जो उठान होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो जो आपका लैम्डा निकल के आएगा दैट वुड बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हमें इसका 1/4 बताना है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस होगी एक ये 4 मीटर है, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर, इसका भी आधा निकाल देना है तो 1 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर आंसर होगा, 4 मीटर आंसर नहीं होगा, ठीक है। वेवलेंथ ये होती है, ऐसे समझ लो कि इसके बीच की डिस्टेंस ले लो आप, या फिर मतलब ये होता है कि जो एक क्रस्ट है और उसके बाद आने वाला क्रस्ट, उनके बीच की डिस्टेंस, या फिर एक ट्रफ और उसके अगले वाला आने वाला ट्रफ, उनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थी वो 4 मीटर निकली, तो आधी कितनी होगी, 2 मीटर, इसका आधा कितना होगा, 1 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ। वाई कैन यू नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डिम लिट रूम व्हेन यू कम फ्रॉम अ ब्राइटली लिट रूम। आप बहुत ही ब्राइटली लिट रूम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रोशनी है, आप एकदम से बाहर आएंगे तो क्या होगा, वाई कैन यू नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डिम लिट रूम, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आप एकदम डिम वाले रूम में जाएंगे तो आप क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब आप बहुत ही ब्राइटली लिट रूम में थे तो आपका जो पिपिल था, आँख का जो पुतली थी, वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी। क्यों, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा थी आपके रूम में, तो वो लाइट को उतनी एंटर करने नहीं देगी, तो सिकुड़ी हुई थी। और जब आप थोड़े से अंधेरे रूम में गए जहाँ पे थोड़ा सा उतना रोशनी नहीं थी, वहाँ पर तो रोशनी की कमी है, कायदे से वहाँ पे बहुत खुलना चाहिए पीपल का, लेकिन पीपल तो आपका थोड़ा सा श्रिंक्ड है, तो क्या होगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो यह क्या आंसर होगा। अब पीपल को कौन कंट्रोल करता है, पुतली को, आइरिस। तो आइरिस डायलेट्स द आई लेंस टू अलाउ नो, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द पीपल टू अलाउ द लेस लाइट टू एंटर इनटू द आई, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा ह्यूमन आई का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ लेंस इज अ नेचुरल लेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। मानव आंख में प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है। कॉनकेव होता है, बाईफोकल, कॉन्वेक्स, या फिर प्रोग्रेसिव। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अब यहाँ पे पूरी आंख का आप एनाटॉमी समझो, किस तरह से हमारी आंख होती है। तो सबसे पहले तो कॉर्निया होता है, जहाँ पे सबसे पहले लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। कॉर्निया में आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर ही क्या होता है, इसी पर्टिकुलर पार्ट को हम डोनेट करते हैं। जब हम आँख नेत्रदान की बात करते हैं, आई डोनेशन की, तो हम कॉर्निया को डोनेट करने की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आइरिस और पीपल। ये जो पीपल होता है, जिसको हम पुतली बोलते हैं, ये किसको कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, ठीक है, एंटरिंग इनटू आई, कितनी लाइट एंटर कर रही है आँख में, उसको कंट्रोल करता है पीपल यानी पुतली। और इसको कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। और आइरिस ही होता है, अगर कभी आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द मस्कुलर
डायफ्रैग्म लाइक स्ट्रक्चर इन दी आई, तो यही होता है ये आइरिस। और आइरिस ही आई का जो कलर है, आपने देखा होगा कुछ लोगों का मतलब ज़्यादातर लोगों का काला होता है, कुछ लोगों का ब्लू होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, तो वो आइरिस की वजह से होता है। ठीक, अब कोई लाइट आती है तो लेंस उसको क्या करता है, फोकस करता है। कहाँ पर फोकस करता है, वो रेटिना पे फोकस करता है, और इस तरह से लाइट कन्वर्ज होती है। क्यों कन्वर्ज होती है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसलिए इमेज बनती है रेटिना पे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है रेटिना पे। लेंस ने क्या काम किया हमने देखा, लेंस अगर मान लेते हैं कि ये दूधिया सा हो गया, थोड़ा सा मिल्की हो गया, तो उसको हम बीमारी को क्या बोलते हैं, ज़रा बताइए कमेंट में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीलेरी मसल्स हैं, ये सीलेरी मसल्स है, फिर सीलेरी बॉडी है। ये लेंस के शेप को चेंज करने में काम करता है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है हमारे लेंस, जो आई का लेंस है, वो अपने आप अपनी फोकस को चेंज करता रहता है। कि हमने इमेज किसी ऑब्जेक्ट को हम पास लाए, दूर ले गए, तो क्लियरली देखने के लिए वो क्या करता रहता है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है। उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। जरा कमेंट में बताइए कि लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है। लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ये दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी ध्यान रखिएगा, ये होती है 25 सेंटीमीटर। और अच्छा ये बताइए, एक प्रॉपर इको सुनने के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस नीड होती है सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में। ब्लाइंड स्पॉट ये क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स का काम ये होता है जो यहाँ पर इमेज बनी है, जो पिक्चर क्लिक हुई है, उसको ब्रेन तक पहुँचाना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आँख होती है, आई होती है, वो नहीं देखती है, वो सिर्फ उसका काम पिक्चर को क्लिक करने का होता है। जो मेन काम देखने का होता है वो ब्रेन का होता है। वो सिग्नल को जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं वो पहुँचाती हैं ब्रेन तक। और ये ऑप्टिक नर्व्स आपकी डैमेज हो जाती हैं। देखो, एक तो लेंस में अगर आपका थोड़ा सा मिल्की टाइप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, यानी कि मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, आराम से इसको सही किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाएं, ये बीमारी कभी सही नहीं हो सकती है। एक ऑप्टिक नर्व्स आपकी डैमेज होती हैं, ग्लोकोमा और ट्रैकोमा नाम की जो बीमारी होती हैं उनमें। ग्लोकोमा मोस्टली आपकी हेरिडिटरी होती है, यानी आनुवांशिक होती है, और कुछ केसेस में अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसमें भी हो जाता है। और ट्रैकोमा आपकी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। दोनों में ही क्या होता है, आपकी ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो अंदर फ्लूइड भरा है वो इन ऑप्टिक नर्व्स पे बहुत प्रेशर अप्लाई करने लगती है इस वजह से। और इसका कोई इलाज नहीं, इसमें पूरा धीरे धीरे लॉस हो जाता है, जब तक रोका ना जाए तब तक। When two or more resistances are connected end to end consecutively, एक के बाद एक कनेक्टेड हैं, तो उनको वो कैसे कनेक्टेड हैं, स्ट्रेट, सीरीज, पैरेलल या फिर लाइन, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़ का कनेक्शन। सीरीज़ का कनेक्शन इस तरह से का कुछ होता है। ठीक है, और सीरीज़ में क्या सेम होता है, तो सीरीज़ में हमें पता होना चाहिए कि जो करंट होता है, यानी कि जो विद्युत धारा होती है वो सेम फ्लो करती है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर अलग अलग होता है। पैरेलल में अगर बात करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज है, जो विभवांतर है, वो सेम रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से मैंने करंट पास करवाया, ये एक रजिस्टर है और एक नीचे से रजिस्टर लगा दिया, तो इन दोनों में सेम करंट तो फ्लो करेगा नहीं, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा। तो उसी बेसिस पे इसको हम बोलते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड है। यूनिट ऑफ जूल पर कूलॉम इज, जूल पर कूलॉम की यूनिट क्या होगी, तो जूल क्या है, वर्क डन है, कूलॉम क्या है, चार्ज है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, कि कितना काम किया गया एक कूलॉम चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, कितना वर्क डन किया गया एक कूलॉम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए, उसी को एक वोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एफ फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर कॉल्ड, तो एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकल लेंथ, जो कि आधा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जी की एसआई यूनिट क्या है, अभी हमने देखा हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, आपके 1798 में दिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है इसकी यूनिट। व्हाट डिड आर्किमिडीज डिटरमाइन आफ्टर डिस्कवरिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज ने क्या डिटरमाइन किया था, तो आर्किमिडीज जी ने ये बोला था कि कोई भी लिक्विड में, ठीक है, आर्किमिडीज जी ने ये बोला था कि किसी भी लिक्विड में मान लेते हैं कि कोई लिक्विड है,
ठीक है, फिर कोई भी फ्लूइड है, ज़रूर, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है, इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो इसमें कितना बॉयंट फोर्स, यानी इसमें कितना उत्प्लावन बल लगेगा, बॉयंट फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना पार्ट ऑफ वाटर को, पानी को या फिर फ्लूइड को, कुछ भी है यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी फ्लूइड है, उसको डिस्प्लेस किया है, यानी कि उसको हटाया। जितना भी फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उतना ही नीचे से ऊपर की ओर बॉयंट फोर्स लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि जो एक आयरन नेल होता है, जो एक कील होती है, वो सिंक कर जाती है, वो डूब जाती है, लेकिन जो एक शिप होता है, एक जो जहाज होता है, वो नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि आयरन नेल जो होता है वो उतना ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस नहीं करता है, उसकी वजह से जो बॉयंट फोर्स नीचे से ऊपर लगता है वो कम होता है और वो डूब जाता है। जो शिप होता है, क्योंकि उसका एरिया इतना बड़ा है तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करता है और वो उस पर बॉयंट फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक्चुअल में आर्किमिडीज जी ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्योरिटी ऑफ गोल्ड बताया था किंग के क्राउन में। ठीक है, इसको करिए जरा, रेपिटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? रेपिटेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड जब रिपीट होता है तो इसको हम इको बोलते हैं। और इको के लिए मैंने आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछी थी, तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होती है 17.2 मीटर। जैसे कि मान लेते हैं कि साउंड का सोर्स है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर मिनिमम चाहिए अगर आपको डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो। और ज़रा बताइए कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, दैट इज टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू, क्या है, यू हैव टू द गिवन टेम्परेचर। अच्छा, मतलब क्या करना होगा आपको टेम्परेचर के साथ? तो बहुत आसान सा है, 273 आपको जोड़ देना है, तो ऑप्शन नंबर एड 273 टू सेल्सियस। ठीक है, तो आपको इतना जोड़ देना है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर आपको सेल्सियस में जाना है या फिर मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो जैसे सेल्सियस में को क्या करना होता है, 9/5 का गुणा करिए और 32 जोड़ दीजिए, बस वो फ़ारेनहाइट में आपका निकल के आ जाएगा। कौन सा ऐसा टेम्परेचर का वैल्यू होता है जिसपे कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम वैल्यू शो करती हैं? तो कौन सा टेम्परेचर होगा? यहाँ पर अगर आप रखो -40 डिग्री सेल्सियस, तो देखो 5 से 8 पर कटेगा, 8 × 9 -72, -72 + 32 माइनस आपका वही 40 आ जाने वाला है। तो इस टेम्परेचर पे दोनों सेम वैल्यू शो करते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। अगला सवाल है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज देन व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी होता क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति 1/टाइम पीरियड, यही होती है, सिंपल। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 100 हर्ट्ज। सर इस डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करेंगे तो करेंगे तो करेंगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई? 5/9 नहीं होगा, 9/5 ही होगा। ठीक है, चलो 9/5 ही होगा। ठीक है, आप रख के देख सकते हो, तो अगर आपको शक है तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज़ 100 हर्ट्ज देन व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड? तो भाई 100 है तो इसका मतलब है कि वो 100 बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड में। समझिए आप? कमेंट क्यों नहीं आ रहे यार? सब्ट्रैक्ट होगा कहाँ पर? सब्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई, प्लस ही होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी बात करें, टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल, टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस। अच्छा सॉरी, केल्विन से सेल्सियस में जाना है, सॉरी माय बैड। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे, मुझे लगा आप उसकी बात कर रहे थे। सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा सेल्सियस से केल्विन में आना। तो डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में जाना है तो ये करना होगा, आप जो भी यहाँ से आपसे पूछें। अभी ठीक है?
हाँ बिल्कुल, उसमें आपको वही करना होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.01 सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 39th है आपका। और ये समझ में तो आ गया ना भाई, सिंपल, ठीक है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी आप 100 कर दोगे तो वही 0.01 ही निकल के आ जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। 39, डैश इज द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो साउंड ट्रांसमिट किससे होता है, इंटरफेस, मीडियम, एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग। तो ट्रांसमिट होता है आपका मीडियम के थ्रू, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 40th, व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हम आई थिंक देख चुके हैं, ठीक है। पूरा जो क्लोज्ड पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ऐसा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ड्यू टू विच फोर्स डज द मून मूव अराउंड द अर्थ इन इट्स नियर सर्कुलर ऑर्बिट। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपने वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, मैकेनिकल, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शनल या फिर सेंट्रीपीटल फोर्स। तो ये सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, सही आंसर होगा सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है। या फिर सेंट्रीपीटल ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख के आ सकता है। आपको पता है ना, जो हमारी टाइड बनती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही बनती है, मून और सन का जो लगता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ठोसों का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इज कांस्टेंट, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो जो हमारे, ये मैंने आई थिंक आपको केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाया था कि हमारे जो प्राइमरी 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे हाईएस्ट होता है, गैस में सबसे लोएस्ट होता है। क्या चीज़, इनके बीच में आपस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये यहाँ पर हाईएस्ट होगा, यहाँ पर लोएस्ट होगा। और इनके बीच में, इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो सबसे कम होगी। और इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो सबसे ज़्यादा होगी गैस में। लिक्विड में बीच में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस है, सॉलिड है, हीट करेंगे लिक्विड हो जाएगी, और हीट करेंगे यानी पानी के बाद और हीट करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का हीट करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा बताइए, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। चौथा और जो पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है ये क्या क्या होता है हमारे, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तो होता है प्लाज्मा, ठीक है। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है आपका बोसॉन्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से अगर हम गैस को हीट करते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाती है और वो प्लाज्मा बनता है। और अगर गैस ऑफ लो डेंसिटी, कम घनत्व की जो गैस होती है, उसको अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन पे अगर उसको हम पहुंचा दें तो उसके बोसॉन्स बन जाते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बोस और आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन जिन्हें 1924-25 में इस कॉन्सेप्ट को रखा था, और 1995 में 2 साइंटिस्ट थे हमारे, कौन कौन थे, एरिक कॉर्नेल थे, और कौन थे, और थे कार्ल वी मैन। एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन ने क्या किया था, इसके बोसॉन्स को बनाया था। किस गैस के बोसॉन्स को बनाया था, रुबीडियम के एटम्स लिए थे और उसको बोसॉन्स को बनाया था। देन सोडियम के एटम्स के साथ बनाया था वोल्फगैंग कैटरले। वोल्फगैंग कैटरले बनाया था, और 2001 में इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, बहुत आसान है, वॉट किसकी होती है, ये आपकी पावर की होती है ना, जो शक्ति होती है। पावर की एक और यूनिट ज़रा बताइए कौन सी होती है, चलो मैं बताता हूँ, हॉर्स पावर होती है। आप ये बताओ, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, हाउ मैनी किलो वॉट, कितने किलो वॉट होते हैं। वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ओम हमने देखा रेजिस्टेंस की, कूलॉम किसकी होती है, आपकी जो चार्ज होता है उसका। इंडक्टेंस, कंडक्टेंस और इन सब का मैंने करवा दिया है, कैपेसिटेंस का, लाउडनेस ऑफ साउंड का, डेसिबल, फ्रीक्वेंसी, सब देख चुके हैं, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर में ध्यान रखना है 0.746 किलो वॉट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वॉट, और किलो वॉट 0.746 हो जाएंगे आपके, ठीक है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि चलो उसके पीछे की लंबी स्टोरी है, वो स्टोरी पे नहीं जाते हैं। इफ़ अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, व्हाट विजुअल इफेक्ट
डज ही हैव एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पा रहा है, कोई दूर की चीज़ें, पास की तो देख पा रहा है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, तो उसको कौन सी कमी है? तो देखिए होता क्या है ना कि जो आपका आई का लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, भी हमने पढ़ा, अगर उसमें डिफेक्ट आ जाए, कैसे डिफेक्ट, एक तो मैंने बताया भाई मिल्की मिल्की हो जाए तो वो उसको कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद बोलते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा राउंडेड हो जाए, यानी कि इसका राउंड हो जाएगा, गोल हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, यानी कि इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई। क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई तो यानी कि ज़्यादा पहले ही ये कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा लाइट रेस को। तो ऐसी डिजीज़ को मायोपिया बोलते हैं, जहाँ पर पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग चश्मा पहनते हैं। चश्मा में कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब इसका ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो इसके अपोजिट नेचर का एक हमें लेंस लगाना पड़ता है, सो दैट ये थोड़ा सा डेविएट करके भेजे किसको? लाइट रे को, तो वो जाके रेटिना पे ही फिट बैठेगा एकदम। तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। पास का दिखता है ढंग से, फिर भी इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और ये सही होता है कॉनकेव लेंस से। इसका उल्टा जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया में होता है, और वो फार साइटेडनेस कहलाता है, और कॉन्वेक्स लेंस से सही होता है हाइपरमेट्रोपिया। कई बार, एक बार तो रेलवे में ऐसा डायग्राम बना के पूछ लिया था उसने। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में क्योंकि आपका लेंस थोड़ा सा पतला हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई है, तो जल्दी से कन्वर्ज नहीं करेगा, दूर जाके करेगा। तो हमें एक और सेम नेचर का लगाना पड़ता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। अच्छा, प्रेस बायोपिया में क्या होता है? जो आपका प्रेस बायोपिया होता है, ये मोस्टली जो अधेड़ उम्र के हमारे लोग होते हैं, जैसे 40+ के, तो उनको दोनों का प्रॉब्लम होता है। तो उनका कुछ इस तरह से लेंस बनता है, आपने कभी अगर देखा हो ध्यान से, तो कुछ इस तरह का नहीं देखा आपने। तो ये जो होता है, ये पास की चीज़ें देखने के लिए हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक। A porter lifts a load of 500 न्यूटन टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम? तो उसने कितना वर्क किया पोर्टर ने? बाईफोकल लेंस इसको बोलते हैं, दोनों चीज़ें इसमें, बाईफोकल लेंस। यस। चलो सर, दिवाली पे डिस्काउंट यार देखते हैं अगर होता है तो, है ना। वैसे होगा तो नहीं 3.0 में, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस ही चल रहा है, उससे कम थोड़ा पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि यार आपको पता है जीएसटी, इनकम टैक्स, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशन जो मैनेज करते हैं, तो काफ़ी वो हो जाता है, काफ़ी उससे नीचे कम कर पाना। बाकी 2.0 में जो रिकॉर्डेड है उसमें देखते हैं, उसमें दे देंगे 2.0 वाले में, ठीक है। तो एक पोर्टर है जो लोड लिफ्ट करता है 500 न्यूटन का, डिस्टेंस है 100 मीटर का। तो व्हाट इज़ दी वर्क डन? तो वर्क डन, पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्क डन 0 भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 0 कब हो सकता है? वर्क डन किया गया कार्य 0 कब हो सकता है? जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ है, अगर ये परपेंडिकुलर हैं आपस में 90 डिग्री के एंगल में। जैसे हम बोलते हैं कि कूली द्वारा किया गया कार्य, कूली बेचारा है ना, समान ढोता है, ठीक है, समान ढोता है, फिर भी उसको बोलते हैं कि उसने 0 काम किया। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, ठीक है, इधर की तरफ अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, तो देखें तो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो इसलिए। या फिर फोर्स जो एक्ट किया उसने डिस्प्लेसमेंट जो किया वो 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठ के क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ पे बैठ के मेहनत से आपकी ऐसी तैसी होगी, 2 घंटे आपने क्लास ली फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ, है ना, आपने पूरे जोश के साथ क्लास ली। लेकिन क्लास के बाद एक्चुअल में फिज़िक्स के हिसाब से आपका वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, आप जहाँ पे थे वहीं पे हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल बहुत भारी सा पत्थर पुल कर रहे हो, आप नहीं ज़रा सा खिसका पाए, तो आपका वर्क डन 0 होगा। समझिए आप। पॉजिटिव कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। अब इसमें क्या अंतर होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, पॉजिटिव वर्क डन। फोर्स तो मैंने ऐसे लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो एंटी पैरेलल बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे कि जब हम चलते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं फिर हम चलते हैं, तो जहाँ हम चलते हैं
उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि दोनों चीज़ें कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए फ्रिक्शन के लिए, घर्षण के लिए, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जो कितना आपका फोर्स लगाया गया 500 न्यूटन, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ फोर्स, ओके ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क डन। जैसे हम हैं, ठीक है, तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय हिम ऑफ, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। एक पोर्टर है, कुली जी हैं क्या यहाँ पे, कुली जी का एग्जाम्पल लिया, पहले बताना चाहिए था, 0 न्यूटन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये एफ एस कॉस थीटा वगैरह कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, इसलिए 0 होगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर बेस इक्वल करूँ ये क्या बात। अरे भाई गुस्सा हो नहीं, हमारे हिसाब से तुमने बहुत काम किया, तुमने बहुत पढ़ाई की है, ठीक है, लोड लेने वाली बात नहीं, फिज़िक्स के हिसाब से नहीं किया तो क्या हुआ है, फिज़िक्स के हिसाब से तो हमने भी कुछ काम नहीं किया उतनी देर से हम अपना, ठीक है। अब चलो हुआ क्या है ना कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है, कल भी मैं क्लास नहीं ले पाया था, परसों भी क्लास, परसों तो इस वजह से मतलब क्लास नहीं ले पाया था बिकॉज क्वेश्चन सेट करने थे इसलिए, और कल तो ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, ठीक है, डॉक्टर को भी थोड़ा दिखाना पड़ा क्योंकि नेक में और बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है। तो ये एडवाइस किया गया है कि लंबे समय तक ना बैठा जाए, क्योंकि हुआ क्या है ना कि अभी कुछ टाइम तक मतलब अभी तक सीजीएल के लिए खासकर जब भी सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ उससे पहले सीपीओ सीजीएल, तो मैंने बहुत ज़्यादा वन शॉट लिए, ठीक है, कुछ 6 घंटे क्लासेस लगातार, 5 घंटे लगातार क्लासेस, और मेरी आदत है जब मैं क्लास लेते लेते इतना एंगेज हो जाता हूँ कि पोस्चर ऐसा हो जाता है, तो उसकी वजह से मतलब हैवी पेन है, मतलब अनबियरेबल पेन है, मतलब ये समझ लो कि वॉलिनी लगाए बिना पढ़ाना मुश्किल है। तो वही है कि एडवाइस नहीं किया गया है, थोड़ा सा छोटा क्लास लेने को बोला गया है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी पेन है, ठीक है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास वेसल्स आर यूज्ड इन, तभी मैंने 75 क्वेश्चन का ही क्लास रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि अगर और नीड होगा तो हम लोग और क्लास कर लेंगे, लेकिन समझ रहे ना आप, ठीक है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास वेसल्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव अवंस बिकॉज, तो बोरोसिलिकेट ग्लास वेसल का क्यों यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव अवंस में, इट इज़ नॉट ब्रिटल, इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंस, इट कुक्स फूड फास्टर दैन एनी अदर वेसल, इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट। तो सही आंसर होगा इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंस है इसलिए माइक्रोवेव का यहाँ बनाने में बोरोसिलिकेट ग्लास वेसल्स का यूज़ किया जाता है। 48, एक क्यूब है 0.5 kg का, इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस ऑन अ स्मूथ सरफेस, इट कोलाइड्स विद अनदर मास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 kg एंड दे बोथ मूव टुगेदर ऑन एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिशन। बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। तो यहाँ पर है क्या, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक मास है, आप ही हो सर हमारे गुरु जी, अच्छा छोटा छोटा ही क्लास ले लीजिए, हाँ छोटा छोटा, क्योंकि ना नेक में आप मतलब यकीन नहीं करोगे कि चट मतलब ऐसे कट 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 ऐसी आवाज़ आती है ना पहले मुझे लगा कि यार ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक हो नहीं रहा है। एंड स्पॉन्डिलाइटिस करके अगर आपको प्रॉब्लम पता हो, स्पॉन्डिलाइटिस ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, काफ़ी क्रॉनिक टाइप डिजीज़ होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक होने में। एक्चुअली हुआ क्या ना, एकदम से तो नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम से हो गया है, मैं मतलब पिछले 1.5-2 साल से हो गया है, मतलब शायद ही मैंने ब्रेक वगैरह ज़्यादा कुछ लिए हों, रेगुलर पे क्लास रही हैं, जिसकी वजह से पूरी स्पाइन, पूरी नेक से लेके नीचे तक सब गड़बड़ा गई है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, तो है क्या, इसको हम 2 सिस्टम के तौर पे ट्रीट करेंगे। एक 0.5 kg का ये मास है, ठीक, ये मास है, ये स्पीड में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर एक ध्यान से देखिए, इट कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एंड दे मूव टुगेदर, ये एक kg का मास है, उससे कोलाइड कर जाता है, इससे लड़ जाता है, भिड़ जाता है और चपक जाता है, और जब चपकने के बाद क्या है, चपकने के बाद ये दोनों चपक जाते हैं ऐसे ही। 0.5 वाला है, ठीक है, और ये 1 वाला है, ये 0.5 है इसका मास और इसका 1 किलो है। अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो पूछ रहा है एनर्जी कितनी लॉस हुई, ठीक है। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये कितनी वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे होंगे, नहीं, एक क्यूब है 0.5 kg का, ठीक है, तो ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज कैसे होगा, 0.5 + 1 × v², ये एक सिस्टम है, माइनस पहले क्या था,
पहले भैया जो 1 किलो वाला था वो तो स्टेशनरी था ना, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0.5 वाले की, 2 थी। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 निकल के आएगी यहाँ से 2 स्क्वायर। अब इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें, अ क्यूब ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है, इज ठीक है। तो एनर्जी तो अगर हम देखें तो 0.5 kg मास है, ठीक है, 0.5 kg मास है, और m1, ठीक है, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये कितना आएगा 1 प्लस 0, ये दोनों मिल के कितना हो जाएंगे 1.5 इंटू वी, ठीक है, यानी कि ये कितना हुआ 1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू वी, यानी कि वेलोसिटी 1/1.5, 1.5 का मतलब 3/2, तो 1/1.5 मतलब 2/3, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रखना है 2/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कितना आएगा दोनों मिलके 1.5, यानी कि 3/2 में रख सकता हूँ इसको, इंटू 2/3 इंटू 2/3 माइनस ये 0.5 मतलब 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचेगा क्या 2/3, माइनस ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचेगा क्या -2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर कुछ गलती हुई है क्या, एक सेकेंड, ओके सॉरी यार, ठीक है, यहाँ पे हाफ mv² लेना होगा हमें, तो हाफ mv² तो हमने ले लिया है, लेकिन हाफ को जो है यहाँ पर अंदर रखना होगा, ठीक है, हाफ इस तरह से, अभी ठीक है, हाफ mv², तो यहाँ पर हमें हाफ मैंने कॉमन निकाल लिया, ऑलराइट, हाफ मैंने कॉमन निकाल लिया, अभी कितना आएगा ये, तो 2 - 6/3 हाफ, कितना आएगा ये -4/3, 1/2 भी है यहाँ पर, ठीक है, 2 कटेगा, -2/3, यानी कि माइनस का 0.67। अब माइनस क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी उसने लिख दिया है, एनर्जी का लॉस हुआ है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये एनर्जी के लॉस को ही दिखा रहा है, समझ रहे हो आप, ये जो नेगेटिव है ये लॉस को ही दिखा रहा है, तो लॉस उसने लिख दिया है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं आया है, वो लॉस ही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज मूव्ड, और अच्छा ये बताओ, अगर हम लीनियर मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर लीनियर मोमेंटम को हम डबल करते हैं तो। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इज मूव्ड टूवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉइल, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कॉइल की तरफ ले जाते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ द कॉइल ऑफ द मैग्नेट एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, ओके ठीक है। इंड्यूस करंट कब मैक्सिमम होता है, हम कर चुके हैं पहले, 90 डिग्री जब होता है तो इंड्यूस करंट मैक्सिमम होता है। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कंज्यूम्स 1000 joules of energy in 1 second. What will be the amount of electricity consumed by it if it runs for 1 hour? 1 घंटे के लिए रन करता है, तो भैया क्या होगा, 100 जूल है एनर्जी का 1 सेकेंड, यानी कि जूल पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन यानी एनर्जी, ठीक है, 1000 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 1000 1 सेकेंड मैंने कि 1000 वॉट हो गया आपका। वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाई 1000 वॉट, इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे 1 किलो वॉट, तो वही हो गया 1 किलो वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 1 किलो वॉट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर की बात हो रही है, मोटर मतलब मोटर में क्या लगता है, फोर्स। मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, यानी कि आपका फोर्स लगाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताता है, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। 2 तरह की हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर होती है
और एक वेक्टर होती है यानी कि सदिश होती है, अदिश और सदिश। तो मोमेंटम जो होती है, अभी मैंने आपसे पूछा था लीनियर मोमेंटम को डबल करेंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी पे, तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अगर हम मास का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। एम वी क्या होता है, यही तो लीनियर मोमेंटम होता है जिसको पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर इसको डबल करेंगे हम लीनियर मोमेंटम को, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स यानी क्वाड्रपल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी वेक्टर होगी। क्यों वेक्टर होगी, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, मास तो स्केलर है, अदिश है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। तो मास जो है स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स आपका ये भी आपका वेक्टर होगा। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसा है, विस्थापन स्केलर है या वेक्टर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डिस्प्लेसमेंट आपका स्केलर है या वेक्टर है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए हम, समझ गए, हाँ ठीक है, स्केलर आ रहा था, ध्यान रखना। जो डिस्टेंस होती है, अच्छा प्रेशर कैसी होती है, प्रेशर जो दाब होता है विच इज़ फोर्स अपॉन एरिया। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी स्केलर होती है। ठीक है, क्लियर। एन ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट पे अभी मैंने एक लास्ट में बड़ा सबसे आखिरी क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट वाला ही, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल लिया है, वो क्वेश्चन CDS में पूछा गया था, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्टडी अकाउंट तब तक आप उसी से कर लो ना जो नोट्स आपके पड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे। An object of size 1 centimeter is placed at a distance of 24 centimeter in front of a concave mirror of focal length 16 centimeter. The image formed will be dash and its height will be dash. करो जरा इस क्वेश्चन को पॉज करके। और भाई गर्दन आप लोग ना अपनी घुमाते रहा करो, ठीक है। हंसी आएगी इस बात को सुन के, लेकिन अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन दिक्कत ना हो इसलिए आप घुमा लिया करो, अपनी गर्दन को रोटेट कर लिया करो, ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, वही कर रहे होगे। ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, रखा कहाँ है 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 16 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 32। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब रखा कहाँ पे है, मतलब ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। फोकल आपका क्या है, कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फोकस पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 32 है, 24 पे रखा हुआ, ये 16 है, ये 32 है इसके आधे पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 24 सेंटीमीटर पे। अगर इन दोनों के बीच में रखा हुआ है तो कहाँ पे इमेज बन रही थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे थे तो इमेज बियॉन्ड जा रही थी। अब अगला क्या होगा, फोकस पे रखने पे इन्फिनिटी पे बन रही थी, और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बन रही थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, यानी कि 32 के बियॉन्ड बनेगी। लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है, तो फिर क्या पूछा, और यही नहीं, अभी और सुनिए। इमेज कैसी बन रही थी, हर केस में इमेज बन रही थी वर्चू आपकी रियल और इन्वर्टेड। याद है आपको, इमेज इसी साइड में बन रही थी ऑब्जेक्ट के साइड में ही, इसलिए वो रियल थी, और रियल इन्वर्टेड होती। तो ये दो ऑप्शन तो गए, इन्वर्टेड ये हो गए। अब हाइट ऑफ इमेज याद करो, हाइट ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड सेम साइज कब बन रही थी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पास ले, अब एनलार्ज्ड बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि 0.4 सेंटीमीटर तो छोटी हो गई। तो इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ टिक लगाना था। और ये तो मुझे बताने में टाइम लगा इतना, नहीं तो आपको अगर वो सारा कुछ पिक्चर बनी है, क्लियर है माइंड में ये वाली, तो आराम से हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना था। एक 25 ओम का लैम्प है, इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। द लैम्प जनरेट्स 100 जूल ऑफ हीट पर सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प। ठीक है, तो लैम्प जो है 100 जूल की एनर्जी को जनरेट कर रहा है, ठीक है, पर सेकेंड।
एच, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ओम, ठीक है, दिया हुआ है क्या चीज़, 25 ओम इन्वर्टेड, नहीं भैया सॉल्व कर लो आप, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप सॉल्व कर लो, उतना ही आएगा, अगर किसी को शक है तो। जल्दी से सॉल्व करो भैया, न्यूमेरिकल रखे हैं मैंने बीच बीच में ऐसे ही। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर आप, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक सेकेंड रुकना जरा, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन क्या आंसर आया आप लोगों का, 60 वोल्ट 30 वोल्ट। चलो करते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि हीट लॉस का फॉर्मूला है। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू, ये एक सॉरी वो जो पावर वाला फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसको कि हम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये सेम चीज़ आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हीट दिया हुआ है 100 जूल रख लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर V अपॉन आर रखते हैं, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर रखते हैं, तो V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ओके 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 ओके, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जूल है आपका, तो आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, तो ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स V स्क्वायर अपॉन 25 निकल के आ जाएगा। टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, ये आपका अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो 2500 हो जाएगा V स्क्वायर, यानी V आपका 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4th। विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इन इट, कोयल, सॉफ्ट आयरन कोर, बिल्कुल नहीं। स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसको, मोटर में स्प्लिट रिंग होती है जो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क, वर्क यूनिट कौन सी नहीं है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मतलब नॉट पूछा है, ठीक 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 है, तो ये भी यूनिट होता है, ये भी होता है, ये भी होता है वर्क का, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर भी होगा, जूल भी होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अ रे ऑफ लाइट इन अ एयर इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द सरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, द रे विल रिफ्रैक्ट इन द मीडियम एट एन एंगल ऑफ डैश। तो यहाँ पर आपका लगेगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपका लगने वाला है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ या ठीक है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, तो हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बोलता है, दो लॉ होते हैं ना रिफ्रैक्शन के, रिफ्रैक्शन के हमारे दो लॉ होते हैं। पहला लॉ तो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे और एंड द नॉर्मल, सॉरी ये तो रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है, द इंसिडेंट रे
द रिफ्रैक्टेड रे, अब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, वो सीधे जा रही है, वो तो डिपेंड करता है आपके मीडियम पे डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। हमें पता है कि अगर डेंसर, अगर जो हमारी रे ऑफ लाइट है अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और इसका उल्टा हो जाएगा अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ बोलता है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, एंड दैट इज कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन 60, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमें निकालना है, तो √3 इज इक्वल्स टू साइन 60 कितना है, ये होता है आपका √3/2। साइन आर हमें निकालना है, √3 से √3 कैंसिल होगा। अब ये होगा क्या, साइन आर उधर पहुंचा दो तो साइन आर आ जाएगा 1/2। अब साइन थीटा क्या होता है कि वैल्यू 1/2 हो जाए, तो साइन 30 पे 1/2 उसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एक तो वो सेम चीज़ होती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटल वायर, तो रेजिस्टिविटी किससे अफेक्ट होती है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, थिकनेस वगैरह पे नहीं, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड, ओके, बिल्कुल सही है सभी का, हाँ जी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ वाइट कलर ऑफ बाय अ ग्लास प्रिज्म द मोर अ कलर component bends, the higher is the refractive index of the glass for that color. If mu r, mu v, mu gamma are the refractive index for red, violet and yellow, अच्छा y है वो, which of the following relations between them is correct? It has been found that during dispersion of white color by a glass prism, the more a color component bend, जितना bend करता है तो उसके लिए उतना refractive index ज़्यादा होता है। तो हमें पता है violet के लिए सबसे ज़्यादा bend होगा, विबग्योर में मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद येलो के लिए सबसे बेंड होगा, रेड में सबसे कम होगा, क्योंकि विबग्योर में अगर हम देखें तो कुछ रेड में देखिए सबसे कम बेंड होता है, वॉलेट में सबसे ज़्यादा और येलो बीच में, तो VYR ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं वो ऊपर रखते हैं और जो जिसका निकालते हैं उसका नीचे है, ठीक है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 2 का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। इनसाइड अ बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज, तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन कैसा होता है, फ्रॉम दी सेंटर टू ऑल साइड्स, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नहीं, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देख सकते हैं यहाँ पे आप, साउथ पोल से ऐसे जाती हैं और नॉर्थ पोल, ऐसे कुछ होता नहीं है, बस ये कन्वेंशन को अडॉप्ट करके रखा है कि साउथ पोल में एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होती हैं और कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्लोज कर्व्स के फॉर्म में होती हैं। What is the effect of pressure on the speed of sound, तो प्रेशर पे स्पीड का क्या साउंड पड़ेगा, तो भैया स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। Which of the following statement about the speed of sound in different mediums at 25 डिग्री सेल्सियस is or are true and false? स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, हीलियम गैस में स्पीड ऑफ साउंड 965 मीटर पर सेकंड होती है, आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, यस। हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। मैंने आपको बताई थी स्पीड ऑफ साउंड एल्यूमिनियम में कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 6420 होती है। ऑक्सीजन में अगर पूछ ले तो कितनी होती है, 316 मीटर पर सेकंड होती है। वाटर में अगर पूछ ले तो कितनी होती है, वाटर में ध्यान रखना 1498 मीटर पर सेकंड। ये वो कुछ है जहां पे आपसे पूछता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस,
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अभी हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रॉक सॉल्ट, बेंजीन, केरोसिन, आइस, ये सब आप देख सकते हैं। केरोसिन, आइस, बेंजीन, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है? रॉक सॉल्ट जो आपका, अरे वही NaCl होता है, नमक होता है, ठीक है। तो डायमंड का हाईएस्ट होता है, सफ़ायर, रूबी, डेंस फ्लेन ग्लास, कार्बन, रॉक सॉल्ट आप देख सकते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा है, क्राउन ग्लास का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आइस, देन केरोसिन, देन बेंजीन, देन रॉक सॉल्ट, ठीक है। क्लियर है? एक सेकेंड, बैटरी डाउन हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड अ सोलेनॉइड विद n टर्न्स एंड फ्लोइंग करंट इन इज प्रोपोर्शनल टू। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है आपका जब उसमें हम n नंबर ऑफ लूप्स ले लेते हैं, जैसे कि एक लूप लेते हैं हम, ठीक है, इस तरह से लूप, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन हम बहुत सारे लूप, ऐसे बहुत सारे टर्न का एक हम ले लेते हैं, तो उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सॉलिनॉइड के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ भाई विकास, तुम तो उतनी देर से वही स्पैम किए पड़े हो हैं कि बार बार डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। होगा तो दे देंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड में क्या होता है? सोलेनॉइड में एक जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट होती है और मैक्सिमम होती है, यानी कि इससे ज़्यादा आपको सोलेनॉइड में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का मतलब जितनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो N × L, N है नंबर ऑफ टर्न्स और L है लेंथ। इसी के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन रॉड अगर इंसर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए? अगर हम सॉफ्ट आयरन रॉड इसमें डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी सॉफ्ट आयरन रॉड? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को आपको बढ़ाना है, तो सर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतने से ही आपकी ये इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, उतने से ही आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बोथ 1 और 2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये जो सॉफ्ट आयरन रॉड को अगर आप इंसर्ट करोगे तो ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा अगर आप इसमें सॉफ्ट आयरन रॉड इंसर्ट करोगे तो, ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लिख सकते हो उसको, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। चलो हाँ जी, तो ये क्वेश्चन और आता है यहाँ पर। एक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों सेम तरह से बिहेव करते हैं, और फोकल लेंथ यानी दोनों ही कन्वर्जिंग होते हैं, और कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर वो दोनों सेम तरह से बिहेव करते हैं, डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इमेज बनेगी कहाँ पे वो निकालेंगे लेंस फार्मूला से। लेंस फार्मूला ये होता है हमारा 1/v - 1/u = 1/f। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और v इमेज की डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेंस के सामने रखा होता है, नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमें नेगेटिव में लेना होता है। तो माइनस जब 12 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले से ही है, इसको भी माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस में ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, अब माइनस में रखूँगी प्लस में, तो हमेशा ध्यान रखना है चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यानी उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, और कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। तो यहाँ पर 1/v = 1/8 - 1/12 आएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 24, 3 - 2 1/v, तो v की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। v हाइट पूछी है, अब होता क्या, फॉर्मूला क्या होता है? v/u = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये v निकला है 24, u कितना है? -12 है। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा?
2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, तो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। अब माइनस का 2 निकला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन सिस्टम में हमारा ऐसा उल्टा बना है, मतलब इन्वर्टेड बना है। इन्वर्टेड बना है तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज तो हमेशा रियल ही होती है। माइनस से हमें पता चला कि इन्वर्टेड है, उल्टी है, ऐसे गिरी हुई है, और उल्टी है तो हमेशा रियल होगी, वास्तविक होगी, यानी कि लेंस के साइड में ही बनी है। ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ फ्यूज इज 8 एम्पियर, देन अगर 8 एम्पियर फ्यूज की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा? समझ में आया? ठीक है। तो 8 एम्पियर का मतलब ये होता है कि 8 एम्पियर से जैसे ही करंट बढ़ाओगे, यानी कि 8 एम्पियर का 1 सेकंड करंट झेल सकता है वो फ्यूज़, उससे ज़रा सा तुमने बढ़ाया, गया फ्यूज़, मेल्ट हो जाएगा वो। ठीक है। तो द फ्यूज़ विल मेल्ट इफ द करंट इज मोर देन 8 एम्पियर। 67, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कलर कोड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द न्यूट्रल वायर को कौन दिखाता है? न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल को दिखाता है ब्लू, और लाइव को दिखाता है ब्राउन। ठीक है। लाइव जो दिखाया जाता है वो ब्राउन से दिखाया जाता है, और जो अर्थ होता है वो ग्रीन या फिर येलो से, जो अर्थ होता है आपका अर्थिंग वाला तार। हाँ जी, एक और न्यूमेरिकल ले लो। एक इलेक्ट्रिकल लैंप है 40 ओम का, एक टोस्टर है 200 ओम का, एक वाटर फिल्टर है रेजिस्टेंस 400 ओम का, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के सोर्स के साथ। सपोज एन इलेक्ट्रिक iron draws the same current as the above three appliances. When connected to 220 volt source, then the resistance of the iron and the current flowing through it are. तो आपको श्रेणी और समानांतर में कैसे कब जोड़े जाते हैं तो चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जब श्रेणी में जुड़े होते हैं हमारे रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें करंट सेम होता है, फ्लो करता है, तो उसमें सिंपल हम जोड़ देते हैं R1, ठीक है, प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से कर देते हैं। लेकिन पैरेलल में जोड़े हुए, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये क्या है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तीनों, क्योंकि तीनों के जब यहाँ करंट गुजारेंगे तो कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ जाएगा, करंट सेम नहीं है, तो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हम जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी दो इस तरह से पूछ ले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे लिखता हूँ, ठीक है, बताना जल्दी से। एक ऐसे मैं रैंडम पूछ रहा हूँ, अब बताना, ठीक है। ऐसे मैंने लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ठीक है। ठीक, इस तरह से मैंने लिया, और एक सेकेंड, इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। पहले तो चलो ये क्वेश्चन कर लेते, तब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मतलब मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पर आपका सीरीज़ और पैरेलल वाला दोनों कॉम्बिनेशन काम करे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उस पर करते हैं, ठीक है। तो 40 ये सब क्या है, रेजिस्टेंस, सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है क्या, मुझे लगा सीरीज़ में। अच्छा ठीक है, 40, 200 और 400 पैरेलल में सब कनेक्टेड है। ओके, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो कितना निकलेगा, 400 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1/R इफेक्टिव। अब कैसे निकालेंगे R इफेक्टिव, तो भैया 1/R इफेक्टिव निकलेगा, 10 2 12 1 13, 13/400। 1/R इफेक्टिव है 13/400, तो R इफेक्टिव कितना होगा, इन सबको हटा दें, तो R इफेक्टिव होगा आपका 400/13। सिंपल। पूछा क्या है, 220 वोल्ट का सोर्स है, तो पहले तो करंट निकाल लें, V = IR फॉर्मूला निकाल के यूज़ करके। तो करंट कितना है, अच्छा करंट निकालना है, 220 वोल्ट का सोर्स है, तो 220 वोल्ट, V = IR फॉर्मूला लगा रहे हैं, I मतलब करंट, 400 × 13, तो 220, 13 को उधर पहुंचा दो, 400 डिवाइड में ले आओ, करंट यहाँ पे है, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 11 गया, ठीक है, ये 11 गया, ये 20 गया आपका, और 13 और 13 यानी कि 3 1 4 और 1, ये 20 हो जाएगा। यानी कि रफली कितना आएगा आपका, 203 और
10, 8, 7 के समथिंग आएगा अगर आप देखें तो। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन में है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके साथ उसी सेम अप्लायंस को क्या किया गया है, व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो यहाँ पे भी V इज इक्वल टू आई आर निकाल यूज़ कर लीजिए। V इज इक्वल टू आई आर, आई निकला है 7.15, आर आप निकालेंगे, ये निकल के आएगी वैल्यू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आर थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है 20 × 7 140 होता है, तो थोड़ा सा उसे ज़्यादा निकल के आएगा। क्लियर है? चलो भाई 7.15, मैथ आपकी बहुत अच्छी बेटा, वही तो, तभी तो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी है तभी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग, इनमें से वेवलेंथ यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, वे पूछ रहा है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस या फिर अल्ट्रावायलेट रेस, बताइए जल्दी से। तो भाई सिंपल है, ये हमारी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव हमने देखा था, लाइट वेव और साउंड वेव होती हैं, ये कैसी है हमारी, ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इस तरह से याद करते हैं, एक स्टोरी ध्यान रखिएगा, दैट इज़ रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ये रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव है, ये इंफ्रारेड वेव है, ये वॉयलेट रे है, ये अल्ट्रा वॉयलेट रे है, ये एक्स रे है, और ये क्या है आपकी गामा रे है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव्स की हो जाएगी। अच्छा कमेंट में बताइए कि हु डिस्कवर्ड दी एक्स रे, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विलियम रॉन्टजन ने डिस्कवर किया था एक्स रे को, और पहला नोबेल भी इन्हीं को ही मिला था, ठीक है। विलियम रॉन्टजन। और अगर हम बात करेंगे किसकी, अल्ट्रावायलेट की बात कर लें, तो इसको विल्हेम रिटर ने जो है इसकी डिस्कवरी करी थी। इनको नोबेल कब मिला था, पहला नोबेल विलियम रॉन्टजन को ही मिला था, 1901 में मिला था। पहली वेमेन कौन थी जिनको नोबेल मिला, मैडम क्यूरी थी, 1903 में मिला। और इंफ्रारेड की अगर बात करेगा तो किसने डिस्कवर किया था, तो विलियम हर्शल ने डिस्कवरी करी थी, ठीक। चलो 70th क्वेश्चन करो। एस्केप वेलोसिटी मून में कितनी होती है, तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। अर्थ में, मून में अगर बात करेंगे 3.8 किलोमीटर सेकेंड, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, होती क्या चीज़ है एस्केप वेलोसिटी, कि भाई कितनी वेलोसिटी से आप किसी चीज़ को फेंक दें कि वो वापस आए नहीं, वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़ के स्पेस में चली जाए वो चीज़। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, ये मास उस पर्टिकुलर, जैसे मतलब मून का है तो मून का रखेंगे और उसका रेडियस रखेंगे। तो अर्थ के लिए ज़्यादा होती है, मून के लिए कम होती है, बिकॉज हमें पता है मून में ग्रेविटी वैसे भी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, मून में ग्रेविटी जो होती है 71। द पीरियोडिसिटी ऑफ अ पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम द रूफ फॉर स्टेशनरी व्हीकल इज टी। ऑसिलेशन टाइम व्हेन द ट्रेन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। तो उसका ऑसिलेशन टाइम क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन टाइम क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2π√L/g होता है। अब जब ट्रेन मूव, ये तो नॉर्मल केस में है, स्टेशनरी जब है व्हीकल, जब वो मूव कर रही है ट्रेन, तब जो g' इफेक्टिव निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मूव कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ये निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो जो g' है, अब जो t' है, यानी कि जब, एक तो ये वाला केस है जब स्टेशनरी है व्हीकल, ये वाला केस है जब मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रेन में मूव कर रहा है वो, ठीक है, पेंडुलम। तो g' की जगह ये रखेंगे √g²/a+a²। तो ऑब्वियस सी बात है, जो g' की वैल्यू निकल के आएगी वो इस g से तो ज़्यादा ही निकल के आएगी। तो अगर g की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू घटेगी, तो भैया टाइम पीरियड विल डिक्रीज, टाइम पीरियड विल डिक्रीज, यानी पेंडुलम कट 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 कट, यानी कि इसका जो हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तेज हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। यही मतलब होता है टाइम पीरियड घटने का। मैनोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है, डेप्थ को, प्रेशर को, ह्यूमिडिटी को, या फिर स्पीड को, किस चीज़ को मेजर करता है मैनोमीटर। तो ध्यान रखना, डेप्थ तो मेजर करता है फैदोमीटर को, ठीक है,
डिक्रीज करेगा भाई, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं करेगा। फैदोमीटर प्रेशर को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को तो हाइग्रोमीटर करता है, ठीक है, हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो तो पानी की प्योरिटी को करता है, हाइग्रोमीटर होता ही है, ठीक है। स्पीड क्या करता है, ओडोमीटर जो होता है वो स्पीड को आपकी गाड़ियों में जो होता है ओडोमीटर होता है। एनिमोमीटर किसको मेजर करता है, एनिमोमीटर किसको मेजर करता है, किसका माप लेता है। अ बॉय, करिए क्वेश्चन को। अ बॉय कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट 45 सेकंड। एक लड़का है जो एक सर्कुलर ट्रैक है उसको पूरा कर देता है, डायमीटर उसका 200 मीटर है, उसका डायमीटर कितना है, व्यास कितना है, 200 मीटर है, 30 सेकंड में पूरा कर देता है। तो बताइए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो 3 मिनट और 45 सेकंड में कितना होगा। अब 3 मिनट और 45 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट 45 सेकंड का मतलब क्या हुआ। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, पहले मैं ये बता देता हूँ, नहीं तो मुझे यही लगा रहेगा कि ये बताना आपको। तो ये विंड स्पीड को मेजर करता है, विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए विंड वेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे डिस्प्लेसमेंट वाला कौन, अच्छा डिस्प्लेसमेंट लिखा ही हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, इस पर मैंने क्वेश्चन रखा है आखिर में, वो यही क्वेश्चन है। देखिए 200 मीटर का है, अब डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि आप मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पोजीशन है, इससे यहाँ पर आप यहाँ पर गए, मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है। जिनको नहीं पता इनके लिए बता रहा हूँ, कुछ काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल हुई, डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर का हुआ। लेकिन जब आप यहाँ से लौट के वापस आ जाएंगे इसी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस तो आपने जो ट्रैवल करी वो 200 मीटर हो जाएगी, 100 जाने में 100 आने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 0 होगा। जैसे आप घर में हैं, घर से आप कहीं पर गए, कॉलेज गए या फिर कहीं पे घूमने गए, दोस्त से मिलने गए, घूम फिर के शाम को फिर वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ आपका। जैसे आप अभी अपनी चेयर पे बैठे हैं, सुबह हो सकता है काफ़ी काम वाम करके आए हो, तब आप बैठ गए हो, डिस्प्लेसमेंट 0 है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आता है, यानी कि ये बंदा अगर यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और जब एक टर्न कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0, हर एक टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट इसमें लिखा हुआ है 1 राउंड सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर 30 सेकेंड, ठीक है। तो एक राउंड ये 30 सेकेंड में कंप्लीट करता है, नहीं हर 30 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और हमें निकालने कितने सेकेंड बाद है, तो सेकंड अगर हम देखें तो 3 मिनट और 45 सेकंड का मतलब हो जाएगा 180 और 45, यानी कि 8 4 12, 225 सेकंड के बाद निकालना है। यानी कि 30 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0, तो 60 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0, 90 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0, 120 के बाद 0, 150 के बाद 0। यानी कि अगर हम इसके नज़दीक जाना चाहें तो यानी कि 7 टर्न लेगा, 210 सेकंड में 7 टर्न ले लेगा, और 7वें टर्न में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा भाई, 8वें टर्न में, 9वें टर्न में, हर टर्न में इसका 0 ही हो जाएगा। तो यानी 7वां टर्न 210 सेकंड लगेंगे, यानी अभी हमें 25 सेकंड और कवर करने हैं, सॉरी 15 सेकंड और कवर करने हैं भाई। 30 सेकंड में पूरा 30 सेकंड में यहाँ तक आ रहा है, तो 15 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा आधी डिस्टेंस तक। तो यानी यहाँ और यहाँ के बीच की डिस्टेंस ही निकालनी, और यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डायमीटर है उसका पूरे ट्रैक का। 200 मीटर आंसर आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है। मतलब बताने में टाइम लगा, लेकिन है एकदम लल्लू सा क्वेश्चन टाइप ही है, सीडीएस में पूछा गया था। एक साउंड है, आखिरी क्वेश्चन आपका, आखिरी न्यूमेरिकल है आपका। साउंड है एक फ्रीक्वेंसी है, समझ में आया ना आपको, नहीं समझ में आया, कैसे कर रहे हो यार आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये लड़का एक टर्न लगाने में पूरा यहाँ तक ले रहा है 30 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड में यहाँ पे होगा, 60 सेकंड में यही होगा, 90 में, 120 में, ठीक है, ठीक है, और 150 में, 150 में भी यही होगा, 180 में भी यही होगा, 210 सेकंड बाद भी यही होगा, ठीक है, और 240 सेकंड बाद भी यही होगा। लेकिन 240 नहीं, 225 पूछ रहा है, तो 210 तक रुक जाओ, 210 सेकंड बाद यही होगा, नहीं डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे। अब 15 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट होती है उन दोनों के बीच, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, जो कि डायमीटर हो जाएगा सर्कुलर और ट्रैक का, ठीक है। चलो,
तो यहाँ पर है v इज इक्वल टू एन लैम्डा लगाएंगे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब n कितना है, 3.5 किलो हर्ट्ज है, यानी कि 3500 हर्ट्ज है, ठीक है। लैम्डा है 0.1 मीटर। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना निकल आएगा, 350 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 700 मीटर, भैया वो वेव 1 सेकंड में 350 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 350 मीटर ट्रैवल कर रही है। 1 सेकंड में 350 मीटर, तो 700 मीटर 2 सेकंड में, खत्म बात। ऑप्शन नंबर सी। ये 74 था पिछला वाला, ये 75 होगा आपका, ठीक है, ये 75 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड, ठीक। खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर। कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं जैसे न्यूमेरिकल में और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन इस लेक्चर का पर्पस था कि आपका सारी चीज़ रिवाइज करवा दिया जाए, ठीक है। अभी जिन लोगों को जैसे जल्दी करना है तो बायोलॉजी के मैंने 1 शॉट ले रखे हैं, MCQ वाला भी ले रखा है, थ्योरी वाला भी ले रखा है। आप आराम से उसको चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, 1 शॉट करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आप कर सकते हैं। अभी हम PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिकॉज काफ़ी बच्चे PYQ सीरीज़ को बोल रहे हैं, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। विशाल कुमार जी, हिस्ट्री का आपने बुक लिया है तो उसको समझने के लिए वीडियो मिलेंगे क्या? तो वीडियो अवेलेबल जब हम पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे 4 मीटर तो गलत होगा फिर आकाश, 1 मीटर ही होगा उसका, ठीक है। तो जिन लोग अगर नोट्स लिए हैं तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बैच में तो वहाँ पर पढ़ेंगे उस चीज़ को, या फिर आप FRB से समझना चाहते हैं अभी तो FRB से समझ सकते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, नोट्स क्योंकि बैच के हैं तो बैच वालों को आराम से समझ में आ जाएंगे जब हम चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप बैच में नहीं हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें नोट्स में आपको ना समझ में आए, तो उसके लिए तो आप FRB यूज़ कर लो, या तो जब मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं फ्री लाइव स्ट्रीम करता हूँ बैच की क्लासेस, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो समझने में आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, वो चीज़ समझना पड़ेगा आपको। सर ऐप है, यस ऐप है, परमार अकेडमी ऐप। और अब थोड़ा सा यार मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपके मतलब डाउट तक नहीं ले सकता हूँ, इतना भयंकर पेन है। मैं जैसे तैसे मैंने वो कर रखा था, वॉलेट टाइट विजिबल। अच्छा मैंने वॉलेट बोल कहीं, अच्छा वो रिच मैन इन विक्टोरिया में कहाँ, अरे सॉरी 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 यार, रियली सॉरी। ये विजिबल रेज होगी आपकी, ठीक है, विजिबल रे होगी। तो जैसे तैसे मैंने आखिरी के 10-15 क्वेश्चन खींचे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है। वन शॉट का जैसे केमिस्ट्री वाला लिया था तो उसके नोट्स हैं वहीं पे। एक बार 74 रिपीट कर दीजिए यार। डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल, और मतलब आप रिपीट करके देख लो यार, मैंने अच्छे से बता दिया। बहुत जोर का पेन हो रहा है यार, चलो समझ लो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बंदा जब सर्कुलर टर्न पूरा करेगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आप वहीं पे जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे ख़त्म कर रहे हो, तो अब ज़ीरो आ जाओगे, ठीक है, ज़ीरो पे। क्या चीज़ भैया? विलियम रिटर ही है नाम उनका, आप चेक कर सकते हो गूगल अगर आपको शक है तो। विलियम रिटर ही है नाम उनका। तो पहले टर्न मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न मारेगा भैया यहीं आ जाएगा ना कंप्लीट टर्न, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद ऐसे, 30 के बाद 60 के बाद 90 के बाद 120, 150, 180, 200, ठीक है, 180 के बाद 210, तो 210 मतलब 7वां टर्न होगा इसका, यहीं पे होगा, ज़ीरो होगा। अब हमें 225 सेकंड के बाद निकालना है, यानी 210 में 15 और ऐड करना है। तो भैया हमें पता है 30 सेकंड में पूरा चक्कर पूरा करता है, तो 15 सेकंड में आधा चक्कर, यानी यहाँ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शुरू कहाँ से किया है, अभी कहाँ है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, होने को तो ये भी हो सकती है। अरे यार चल ही नहीं रहा ये, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये भी, मतलब डिस्टेंस तो ये भी हो सकती है भी, लेकिन शॉर्टेस्ट ये होगी जो कि उसका डायमीटर है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, है ना। इसकी PDF आपको परमार SC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है।